चलो क्या देख रहे थे हम, 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, उसमें नंबर 1 थी हमारी जलोढ़ मिट्टी। इसके बारे में कुछ पॉइंट हमने समझ लिए थे। जैसे हमने देखा था कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण सबसे पहले समझा था कि निर्माण किस प्रकार से होता है। तो निर्माण हमने जब देखा था तो इसमें कहा था, यहाँ पर क्या लिखा है जल और यहाँ पर क्या है रुड़क। तो मतलब क्या परिभाषा बनाई कि नदियों के, है ना, नदियों के जल के साथ या नदी के पानी के साथ बह कर आए अवसादों या कछारों के जमाव से, है ना, जल के साथ रुड़क कर आए नहीं। ये तो याद करने का तरीका है कि वहाँ याद आ जाए कम से कम हमको, है ना। परिभाषा कैसे लिखोगे कि नदियों के जल के साथ, नदी के पानी के साथ बह कर आए अवसादों या फिर कछारों के जमाव से जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसको हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी, या फिर इसको कछारी मिट्टी भी कहते हैं, है ना। अवसाद या फिर कछार। अवसाद या कछार का मतलब क्या, बारीक बारीक मिट्टी के कण, है ना, बालू रेत या चिकनी मिट्टियाँ जो भी है उस प्रकार की चीज़ें जो वो सब इसमें यहाँ पर शामिल होती है। अब देखा था कि मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है मिट्टी, तो मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है। पहला पॉइंट तो ये हमको याद रखना है ना। उत्तर में जिले कौन कौन से आ जाएंगे इसमें यहाँ पर, तो श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, ये 4-5 जिले इसमें शामिल होते हैं। यह यहाँ पर मुख्य तौर पर पाई जाती है। बाकी बड़ी बड़ी नदी के किनारे पर तो पाई जाएगी, जैसे नर्मदा है तो नर्मदा बड़ी नदी उसके आसपास के किनारे पर कैसे पाई जाएगी। जैसे यहाँ पर हम बात करें कि जैसे ये कोई नदी बहकर जा रही है, अब इसकी ये सहायक नदियाँ इस प्रकार यहाँ पर आकर अपना जल डाल रही है इस प्रकार। अब ये भी अपने साथ कुछ अवसाद या कछार लेकर आई होगी, तो ये इसके आसपास के क्षेत्र में जमाव कर दिया इसने यहाँ पर, मान लो। अब ये बड़ी नदी है तो इसका पानी भी इसके आसपास के क्षेत्र में बाढ़ के रूप में या फिर बारिश के रूप में आसपास में कहीं ना कहीं जाएगा। तो इसके आसपास के क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, जलोढ़ मिट्टी। तो बड़ी नदी के आसपास तो जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र देखने को मिलता ही मिलता है। फिर हमने क्या देखा था कि जलोढ़ मिट्टी में नए नए तत्व पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि भैया इसका जो निर्माण हुआ कोई एक साल में थोड़ी हो गया, इसका निर्माण जो है सतत प्रक्रिया है, मतलब कई सालों से इसका निर्माण होता है और आगे भी होता रहेगा। तो जब इसमें हर साल नई परत बनती है, हर साल यहाँ पर नए तत्व आते हैं, हर साल यहाँ पर नई मिट्टी बनती है, तो क्या कहेंगे इसमें कि इस मिट्टी में नए नए तत्व पाए जाते हैं। और यह सभी मिट्टी में सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी भी है, क्योंकि नए नए तत्व है तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी भी रहेगी। मैंने याद भी करवाया था, उपजाऊपन होने के लिए क्या, किसी भी मिट्टी क्या चाहिए, जल, पानी, या कृषि करने के लिए क्या चाहिए, जल, पानी। अगर किसी पौधे को दोगे तो ज़्यादा उपजाऊ होगा। तो मतलब क्या कहोगे यहाँ पर, इससे याद कर सकते हैं जिसमें जल लिखा होगा वो क्या मिट्टी रहेगी, सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी रहेगी। इस मिट्टी का निर्माण परत के रूप में हुआ या परतों के रूप में मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि मान लो एक साल इसका निर्माण हुआ तो एक परत बनी, फिर वापस अगले साल नई मिट्टी बनी तो नई परत बन गई। तो ऐसा कई सालों से प्रोसेस चल रही है। तो ये मिट्टी कैसे पाई जाती है, परतों के रूप में पाई जाती है और लगभग 3% भाग पर ही पाई जाती है। बहुत कम परसेंट इसका क्षेत्रफल है। इसमें जो अवसाद या कछार मैंने कहा था, तो ये मुख्य तौर पर 3 अवसाद या कछार आप याद कर सकते हो, जैसे बालू, सिल्ट, मृतिका, है ना। ये इस प्रकार के अलग अलग कण होते हैं, अलग अलग कलर इनका होता है। फिर इनकी जो मिट्टी की जो साइज होती है, जो कण की साइज होती है, उसके अनुसार इनको इनाम दिया गया है कि किसको बालू कहेंगे, किसको सिल्ट कहेंगे, किसको मृतिका कहेंगे। जो सबसे बारीक होगा शायद उसको क्या कहते हैं, मृतिका कहते हैं। ऐसे एमएम में इसको नापते हैं यहाँ पर, तो उसके अनुसार इनको अलग अलग भागों में बांटा है। तो बालू, सिल्ट, मृतिका के कण, अगर इसमें भी सबसे ज़्यादा बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, इसमें बालू के कण सबसे अधिक देखने को मिलते हैं। फिर मैंने बताया था उस दिन की जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है ना। एक कौन सी होती है, बांगर जलोढ़ मिट्टी, और एक होती है खादर जलोढ़ मिट्टी। इसमें से पुरानी कौन सी है और नई कौन सी है, याद हो जाएगा। कैसे समझा था हमने, नदी के आसपास का जो क्षेत्र जहाँ पर पहले तो मिट्टी का निर्माण हो चुका था लेकिन अब नहीं हो रहा है, बांगर। लेकिन मिट्टी की नदी के बिल्कुल पास वाला ऐसा क्षेत्र जहाँ पर अब भी नई मिट्टी बन रही है, खादर, वो हमने याद किया था, है ना। चलो लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। जलोढ़ मिट्टी हमने पढ़ ली थी उस दिन। हेडिंग डालना नए पेज पर, मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। हो गया।
लिखना मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। क्या ये क्या लिखा पाई, ऐसे लिखते पाई। लिखना जलोढ़ मिट्टी, नंबर 1 जलोढ़ मिट्टी। नंबर 2 लाल पीली मिट्टी। काली मिट्टी। हाँ, काली मिट्टी, मिश्रित मिट्टी और लेटराइट मिट्टी हो गया। फिर एक एमपी का मैप बन जाए इतनी जगह छोड़नी है, हम मैप बनाएंगे इसका, और घर से सुंदर वाला मैप बना के लाना है, अच्छा वाला। एक मैप बन जाए इतनी जगह छोड़नी है और हेडिंग डालो जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी। देखना इस मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए, इस मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों या कछारों के जमाव से होता है। अवसादों या कछारों के जमाव से होता है। इसलिए इसे कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह मिट्टी मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे भिंड, मुरैना, श्योपुर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, नेक्स्ट पॉइंट, इस मिट्टी में नए नए तत्व पाए जाते हैं। इस मिट्टी में नए नए तत्व पाए जाते हैं। इसलिए यह सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। इसलिए यह सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है।
नेक्स्ट पॉइंट, यह मिट्टी परतों के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, यह मिट्टी मध्य प्रदेश के लगभग 3% भाग पर पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, जलोढ़ मिट्टी में मुख्यतः बालू सिल्ट मृत्तिका के कण पाए जाते हैं। बालू सिल्ट मृत्तिका के कण पाए जाते हैं जिसमें सर्वाधिक मात्रा बालू की होती है, नेक्स्ट पॉइंट, जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। नंबर 1, बांगर जलोढ़ मिट्टी। नंबर 2, खादर जलोढ़ मिट्टी। बांगर जलोढ़ मिट्टी के ब्रैकेट में लिखना पुरानी जलोढ़ मिट्टी और खादर के ब्रैकेट में लिखना नवीन जलोढ़ मिट्टी। हो गया? चलो मैं बना लो मैं एक समझने के लिए।
बन गया। चलो बढ़े आगे। बढ़े, हटाऊं? चलो हाँ, चलो कल का एक होमवर्क सुनो पहले, तो आप भूल जाऊंगा फिर। ऑब्जेक्टिव बुक खरीद लोगे, है ना, कोई सी भी 2-3 कंपनी में जो आपको ठीक लगे वो, और उसमें से गठन का जो टॉपिक रहेगा उसके क्वेश्चन टिक लगा के लाना है। क्या कहा मैंने? उसमें शुरू में ही रहेंगे, पहले दूसरे तीसरे टॉपिक में ही कोई ना कोई सा मध्य प्रदेश का गठन उसमें रहेंगे, ठीक है। तो उसी में टिक लगाना है, संभाल के रखना नहीं है, सुंदर रखना नहीं है, गंदी दिखनी चाहिए, है ना, वरना बिल्कुल सजा धजा के रखो जीवन भर। उसमें क्वेश्चन दे के रखेंगे, उसी में क्या रहेंगे ऑप्शन, वहीं टिक लगा, क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर टिक करना, उसके नीचे आंसर दे के रखेंगे, तो देख देख के लगाना है ना। कैसे करोगे फिर, वो तो दिख जाएगा, निगाह बार बार उधर ही जाएगी, ऐसा ही होता है ना। हाँ, एक कागज का टुकड़ा छोटा सा लेना, छोटा सा, क्वेश्चन पे रखना, क्वेश्चन धीरे से ऐसे करना, क्वेश्चन दिखेगा, थोड़ा नीचे करोगे 4 ऑप्शन दिखेंगे, बस रोक देना। एक क्वेश्चन दिख जाए जिसके 4 ऑप्शन दिख जाए, वहीं रोक देना उसको धीरे से, ताकि नीचे दिखाई देना दे, टिक लगा देना, फिर देखना समझ में आया कि नहीं आया, फिर उसको पढ़ लेना, फिर आगे बढ़ना, दूसरा क्वेश्चन पढ़ना, उसके ऑप्शन देखना, फिर टिक लगाना, वरना निगाह बार बार वहीं जाएगी, ABCD है क्या है ये, तो तुम सोचोगे ना उसके पहले से आंसर मिल जाएगा वहाँ, ठीक है। तो ये कल का होमवर्क है, उसमें केवल एक गठन का टेस्ट लगा के लाना, फिर कुछ डाउट हो तो मुझे बताना, ठीक। और मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई है? हो गई 53, 55 हो गए। नींद में रहते हो, थोड़ा पढ़ा करो, मार्केट में रहा करो, अभी घोषणा हो गई है, मुझे कल वही पता लगा के लाओगे आप कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं और नए अभी कौन कौन से बने हैं, किसको अलग करके कौन सा बना, कितनी तहसील शामिल हुई, ठीक है। लगा लोगे पता, कैसे लगाओगे? शिवराज सिंह चौहान को फ़ोन लगाओगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो 2 प्रकार की मिट्टी हमारी हो गई, मैंने याद करने के तरीके आपको बता दिए थे, कैसे याद रहेंगे, हमेशा याद रहेगा नवीन जलोढ़ मिट्टी और खदर। अब जो चंबल नदी का जो बहाव क्षेत्र है, या ऐसा कहें कि मध्य प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र है, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ये जो उत्तरी क्षेत्र जहाँ पर चंबल नदी बहती है, वहाँ पर एक समस्या देखी जा रही काफ़ी समय से, वो है मृदा अपरदन की समस्या। क्या देखी जा रही है? मृदा अपरदन की समस्या। अब मृदा अपरदन कई प्रकार से हो सकता है, जल से भी हो सकता है, वायु से भी हो सकता है, हवा किसी क्षेत्र में बहुत तेज चलती हो तो मृदा के कणों को उखाड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर फेंक देगा, तो वहाँ पर क्या होगा? मृदा अपरदन होगा। जल से हो रहा, जल भी क्या करेगा? मृदा के मिट्टी के कणों को उखाड़ कर अपने साथ बहाकर आगे की ओर ले जाएगा। तो यहाँ पर जो मृदा अपरदन की समस्या हो रही है, उसके कारण देखो ये जो यहाँ की भूमि है वो कुछ इस रूप में परिवर्तित धीरे धीरे हो रही है। समतल भूमि थी, कृषि योग्य भूमि थी, लेकिन अब देखो कैसी उबड़ खाबड़ भूमि हो गई, ये नीचे हो गया, ये ऊपर हो गया, यहाँ गड्ढे गड्ढे निर्माण, अब यहाँ पर कृषि उसी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर मृदा अपरदन की समस्या बहुत ज़्यादा देखी जा रही है चंबल नदी क्षेत्र में या मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में, जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उस क्षेत्र में। यहाँ पर जो अपरदन हो रहा है, उस अपरदन का नाम है अवनालिका अपरदन। कैसा अपरदन हो रहा है? क्योंकि जो अपरदन होता है, मिट्टी अपरदन या मृदा अपरदन, ये कई प्रकार का होता है, अलग अलग प्रकार का, जिसमें पूरी की पूरी एक परत बहकर आगे चली जाती है, किसी किसी में थोड़ा थोड़े कण बहकर जाती है, तो अलग अलग प्रकार के बहुत सारे। यहाँ पर जो अपरदन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? अवनालिका अपरदन। देखो क्या लिखा? अवनालिका, इसको हटाओ, क्या लिखा? नाली। क्या लिखा? नाली। नाली पहचानते हो? गली। नाली मतलब क्या? गली बोल सकते, छोटी मोटी। तो होता क्या है, जब कोई जल किसी गली में या नाली में बहता है, किसमें बह रहा है? जैसे इस प्रकार ये बह रहा है ना, तो ये छोटी सी गली, छोटी सी नाली आपको दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ पर देखिए समतल भूमि है, ये बीच की गैप आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से जल बहता हुआ जा रहा है, यहाँ पर भी जा रहा है। अब क्या करेगा ये जल, पानी अपने साथ, ये जो इसके किनारे हैं, इस किनारे के थोड़े थोड़े कण उखाड़ कर अपने साथ ले जाएगा। आज 2-4 ले गया, कल 2-4 मन हुआ फिर ले गया,
परसों दूध चाल ले गया, ऐसा नहीं कि एक बार में लेगा तो सब खत्म 24 घंटे में, थोड़े थोड़े कर 1 2 3 4 5 कर उखाड़ के आके ले गया। फिर आइट साइड से लेके जाएगा तो नीचे से भी भूमि होगी, नीचे क्या है भूमि, तो वहां से भी कुछ कण लेके जाएगा आइट साइड से और नीचे धरातल से। तो धीरे 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 कई सालों में, मतलब ऐसा नहीं कि 1 2 साल में, कई सालों में, 5 10 साल 20 साल 50 साल में ये जो नाली थी, ये जो गली थी, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, कटाव होगा किनारे का तक। तो पहले इतनी थी, अब कितनी हो गई है, इतनी बड़ी हो गई, और गहरी भी हो जाएगी कि नहीं होगी। तो इसी अपर्दन को क्या कहते हैं हम यहाँ पर, अवनालिका अपर्दन के नाम से जानते हैं। इस अवनालिका अपर्दन के कारण यहाँ पर जो इस प्रकार की भूमि बन रही है, इस भूमि का नाम क्या है, तो इस भूमि को कहा जाता है बीहड़ भूमि। एक बीहड़ नदी भी थी, वो कहाँ थी, कि किसकी सहायक थी वो, टोन्स की सहायक थी बीहड़, जिस पर चचाई जलप्रपात है, वो नदी का नाम है। यहाँ पर ये जो भूमि बनी है इस अपर्दन से, इस भूमि का नाम क्या है, बीहड़ भूमि का निर्माण हो रहा है। बीहड़ नहीं बोलना हो तो क्या आएगा वहां पर, उत्खाद भूमि। इंग्लिश में कभी नाम आ गया तो रेवाइंस लैंड या रेवाइंस भूमि, 3 4 नामों से को जानते हैं, है ना। उत्खाद भूमि या बीहड़ भूमि या फिर रेवाइंस लैंड का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। और यहाँ पर जो मृदा अपर्दन हो रहा है या कहीं पर मृदा अपर्दन होता है उसको कहा जाता है रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। क्या होता है, क्यों धीरे 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 मृदा अपर्दन होता है ना, एक दिन में तो होता नहीं। तो रेंगती हुई मृत्यु के, एक बार पीएससी का प्रश्न पूछा प्री में, मृदा अपर्दन को किस नाम से जानते हैं, क्या कहा जाता है इसको, रेंगती हुई मृत्यु के नाम से जानते हैं। तो देखो यहाँ पर अवनालिका अपर्दन, इसको गली भी कहते हैं, गली अपर्दन, क्या कहते हैं इसको, नाली मतलब क्या, ये गली का अपर्दन है ना, ये गली इरोजन हिंदी इंग्लिश में, अपर्दन मतलब क्या, इरोजन। तो ये इंग्लिश नाम है, ये क्या है, गली। हिंदी में बोलना हो तो अवनालिका। तो कभी कभी कुछ लोग गली अपर्दन बोल देते हैं या गली इरोजन बोल देते हैं, जैसा भी हो, है ना। तो आपसे अगर पूछे कि चंबल वाले क्षेत्र में या मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में मृदा अपर्दन की समस्या देखी जा रही है, किस प्रकार का मृदा अपर्दन हो रहा है, अवनालिका अपर्दन, गली अपर्दन या गली इरोजन, है ना। इस अपर्दन के कारण यहाँ पर किस प्रकार की भूमि निर्माण हो गया, है ना, उत्खाद भूमि, बीहड़ भूमि, रेवाइंस लैंड का यहाँ पर निर्माण हो गया, है ना। जैसे अवनालिका अपर्दन क्या होता, मैंने अभी समझाया कि जब जल किसी ढाल में बहता है तो फिर यहाँ पर ढाल की ओर नालियों में बहता है तो वह मृदा के कणों को उखाड़ कर अपने साथ ले जाता है, इससे अवनालिकाएं बन जाती है। और यही अवनालिका आगे चलकर धीरे धीरे गहरी और चौड़ी होती जाती है, जिससे यहाँ पर बड़े क्षेत्र फैल जाता है। इसे क्या कहते हैं, अवनालिका अपर्दन। याद रहेगा, चलो लिखो जरा, मृदा अपर्दन, मृदा अपर्दन। डैश करके लिखना, वायु जल और अपर्दन के, वायु जल और अपर्दन के भिन्न भिन्न कारकों द्वारा, वायु जल और अपर्दन के भिन्न भिन्न कारकों द्वारा मिट्टी के बारीक कणों का बहना, मिट्टी के बारीक कणों का बहना मृदा अपर्दन कहलाता है। मृदा अपर्दन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में ब्रैकेट में चंबल नदी घाटी क्षेत्र, चंबल नदी घाटी क्षेत्र, ब्रैकेट में चंबल नदी घाटी क्षेत्र, ब्रैकेट बंद, मृदा अपर्दन की समस्या देखी जा रही है।
मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या देखी जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट, इस क्षेत्र में अवनालिका अपरदन ब्रैकेट में गली इरोजन के कारण उत्खाद भूमि स्लैश लगाकर बीहड़ भूमि, उत्खाद भूमि या बीहड़ भूमि या रेवाइंस भूमि का निर्माण हो रहा है। गली इरोजन बोलते हैं। समोसे है ना, एक पहले से उधार है, एक का और हो गया, दो हो गए। अब तो खाने ही पड़ेंगे, क्यों, भूख भी लगी है। नहीं, एक किसका बजा था, इसका ना, एक इसका और एक उसका, 3 हो गए, है ना। अब कल मंगा, पहले इसका बजा था। हाँ, पहले कल इससे खाएंगे, परसों इससे खाएंगे, नरसों इससे खाएंगे। क्या मैंने क्या बोला? हाँ, मैंने बोला था ना खाएंगे ना, मैं मंगाऊंगा, बस पैसे जो है वो तुमको देना है। मंगाऊंगा मैं, बांटूंगा मैं, सब मैं करूंगा। कल उपवास है तो कोई बात नहीं, खिचड़ी खाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, कल खाएंगे, चिंता मत करो आप। सब मुझे याद है किसके ऊपर क्या क्या। नहीं, कभी नहीं, सब याद है। गली इरोजन है ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, गली इरोजन। चलो लिखना, मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला, मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला, मृदा अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला मुरैना है। सर्वाधिक प्रभावित मतलब सबसे ज़्यादा अपरदन कहाँ हो रहा है, तो किस में हो रहा है, मुरैना में हो रहा है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में बीहड़ अनुसंधान केंद्र, मध्य प्रदेश में बीहड़ अनुसंधान केंद्र मुरैना में स्थापित किया गया है। बीहड़ अनुसंधान केंद्र मुरैना में स्थापित किया गया है। क्या करेगा ये काम, क्या काम करेगा कि भैया जो बीहड़ भूमि बन रही है, जो अपरदन यहाँ पर हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, इसको किस प्रकार से रोका जा सकता है ना। बीहड़ अनुसंधान, अनुसंधान मतलब क्या, रिसर्च, इसके ऊपर क्या करेगा, रिसर्च। ठीक है, चलो बाकी देखते हैं कल। हो गया, देखो वो तो बोला उन्होंने कि मैं बन रही थी होशियार, तो याद हो गया। आप बताओ आपको क्या हुआ। हो गया क्या, बताओ। कितने 2 टाइटल दिए थे, दोनों याद हो गए। हाँ आ जाओ, पूछ लूँ क्या मैं, बताओ जल्दी से। जो होमवर्क दिया था पूछ लिया जाए। चलो बताओ।
याद किया हो तो पूछो, नहीं समय खराब नहीं करते हैं। हाँ कर लिया याद? अरे यस नो बोलो जल्दी। सर मुझे तो याद ही नहीं आ रहे वो। ऐसा नहीं होता है, ये बहाने हैं सब। आप ये बताओ 10वीं से लेके मतलब पहली से लेके 12वीं तक कितनी बार फेल हुए? एक भी बार फेल नहीं हुए? क्या सब्जेक्ट था? कॉमर्स थी 12th। कॉमर्स। और कितने सब्जेक्ट थे टोटल? 5 सब्जेक्ट याद भी कर लिए और पास भी हो गए आप। वाह। फिर आपसे एक पेज है जो 6 दिन हो गए, आज 15 दिन हो गए, तो क्या बहाना मानो इसको कि मैं सच मानो इसको? आप तो बोलो फिर क्या टिप के पास हुए कि फर्जी मार्कशीट बनवाई? क्या हो बताओ? तो फिर कैसे मान लूं मैं कि आपको एक पेज याद नहीं हो रहा है? सर वो बहुत कंफ्यूजन। क्या कंफ्यूजन है बताओ? वो है ना, ऊपर का याद करते नीचे का वो भूल जाते। इसलिए मैंने बोला था आपको, तो मेरी बात कौन सुनता है? मैंने बोला सिर्फ एक एक याद करो। 6 दिन हो गए, 6 दिन तक कुछ भी याद नहीं करा। फिर मैंने बोला 2-2 बोल, तो आपको समझ आ गया कि पूरा पढ़ने से कुछ नहीं होता है। आपको एक एक पेज रोज पढ़ना पड़ेगा, एक एक टाइटल रोज पढ़ना पड़ेगा। फैक्ट है वो, ठीक है? पढ़ना ही पड़ेगा उसको, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब कोई चीज़ प्रथम है उसको मैं कैसे बताऊँ? बताओ आप। मध्य प्रदेश के, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इसको कैसे याद करूँ मैं? आप बताऊँ। ये ट्रिक लगा है इसमें पाइथागोरस पर में, जवाहरलाल नेहरू का स्क्वायर बराबर मोतीलाल नेहरू का स्क्वायर। हाँ ये याद करना पड़ेगा आप लोगों को, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हाँ जहाँ याद नहीं हो रहा वहाँ ट्रिक बता सकता हूँ। मैंने आपको सारे प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वहाँ दिक्कत थी वो बताया, पूरा एक लेक्चर लिया उसमें। उसके अलावा और आपको कुछ याद नहीं हो रहा तो मैं बता देता हूँ। बताओ क्या याद नहीं हो रहा, कहाँ कन्फ्यूजन है बताओ? ऊपर का याद। हाँ बोलो, उनको बोलने दो पहले। हाँ बोलो, कौन सा याद नहीं हुआ आपको? ऊपर का नीचे बोल रहे, नीचे का ऊपर बोल रहे, ये अलग-अलग नाम सारे मिक्स हो रहे हैं। कैसे मुझे बताओ तो, कौन सा नाम मिक्स हो रहा है? 1-2 नाम बताओ। सब हो रहे हैं। सारे हो रहे हैं? ये तो बहाना है, आपने तो नहीं पढ़ा। हाँ एयर स्टाफ और प्रथम वायुसेना अध्यक्ष नौसेना अध्यक्ष आर्मी स्टाफ और ये थोड़ा बस ये। मतलब आपको आर्मी में प्रॉब्लम जा रही है, ठीक है। सर ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष और ये सम्मेलन है, ये भी थोड़ा बता दें। ठीक है बता देते। कौन सा वाला? ये सब 27 सब हो रहे हैं ना फिर सर। सारा कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है बताते हैं। थोड़ा-थोड़ा बोल सर एक बार आप समझा दो इन्हें। सर जनरल किसमें होते हैं, मतलब वो कमांडेंट किसमें होते हैं? कमांडेंट किस में होते हैं, ठीक है। फिर आप एक काम करो, हाँ पुरस्कार पढ़ा रहा हूँ, इसको बीच में कैसे छोड़े पर? क्या करें? चलो देखते हैं, उसको मैं समझाता हूँ। इसके अब मैं एक काम करता हूँ, आप याद करते चलो। अवार्ड के बाद अपन जो आपको आर्मी में प्रॉब्लम हो रही है उसको लेते हैं हम। आपके उसमें टाइटल है 26वां 25वां भारत की प्रतिरक्षा, वही पढ़ते हैं। लुसेंट में एक लिखा हुआ भारत की प्रतिरक्षा, देखो कहाँ लिखा हुआ है। एक टाइटल होगा उसमें भारत की प्रतिरक्षा, मैं बताता हूँ किस जगह पर है। प्रथम में ही अलग से रहेगा। हाँ अलग से ही है, ये लिखा है 28वां। 28वां टाइटल है आपकी भारत की प्रतिरक्षा। तो फिर मैं पुरस्कार को यही रोकूं, इसको पढ़ा देता हूँ। बताओ आप, पुरस्कार को यही रोकना पड़ेगा फिर। सर ये पुरस्कार कितने दिन चलेगा? ये तो लंबा 2 से 3 दिन। ये भी 2 से 3 दिन। तो पहले ये कंप्लीट सर करने पुरस्कार करवा। सर पुरस्कार को बुलाएं। ठीक है लाइन चल रहा तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है यही पूछ रहा था आप लोगों से मैं। हम थे नोबेल प्राइज पर। कहाँ पर थे? नोबेल प्राइज। स्पीड देना आप लोगों की। हाँ नोबेल प्राइज पे थे हम। नोबेल प्राइज में सब कुछ पढ़ लिया था। अब 2022 का आपको जो अभी एग्जाम दे रहे हैं उनको याद करना जरूरी है। 2022 का कब का दिया होगा? 2000 कहाँ दिया मैं बताता हूँ। नहीं 21 का नहीं है, ये पुरानी है क्या आपकी? हाँ ये रहा ना 22 का। रहा है 22 का, ठीक है। तो देखो जो अभी सुनो, जो अभी एग्जाम दे रहे हैं उनको 22 का भी याद करना पड़ेगा और 23 का भी याद करना पड़ेगा। जो कुछ पुराने बच्चे हैं उनको ये दोनों नहीं याद करने पड़े। बाकी कौन है जो एग्जाम बाद में देंगे? जैसे कब दोगे? अगले साल।
तो आपको अगले साल 23 का और अगले साल 24 का याद करना पड़ेगा, अगर 24 में मिल जाएंगे तो आपके लिए ये और ये 2 इंपॉर्टेंट होंगे, दोनों याद करने पड़ेंगे। और जो अभी एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये और ये, अभी ये पूरे मिल गए, 1-2 दिन पहले एक आध और बचा होगा, ये मिल जाएंगे। तो आपको ये और ये याद करना पड़ता है। हो सका पेपर लगभग बन जाता है, एक आध प्रश्न हो सकता पूछ ले, तो आपको ये दोनों याद करना पड़ेगा, जो अगले साल दे रहे हैं उन दोनों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो अगले साल देंगे उनको ये देखना पड़ेगा कि इसको याद कैसे किया जाता है, और बाकी जो दे रहे हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है। देखो अब हम यहाँ सबसे पहले देखते हैं आपका, जैसे आपकी इस बुक में लिखा है चिकित्सा लिखा है, क्या लिखा है? चिकित्सा। तो नंबर 1 हेडिंग डालो आप, चिकित्सा। चिकित्सा नंबर 1 हेडिंग होगी आपकी चिकित्सा। क्या होगी? चिकित्सा। ठीक है, इसमें एक नाम आएगा आपका स्वांते पावो, स्वांते पावो। ठीक है, ये चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था 2022 में। ठीक है, अब चूंकि अभी तो ये पढ़ लिया आपने, पर थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम इसको भूलने लगोगे। आप क्या करोगे? इसको भूलने लगोगे। तो फिर इसको याद करने के लिए क्या किया जाए? ठीक है, कुछ देखो इसमें, आप खुद कोशिश करो कि इसमें हम क्या ट्रिक बना सकते हैं। नाम है व्यक्ति का जिसको मिला है, हाँ जी, ये जिस व्यक्ति का नाम है जिसको ये पुरस्कार मिला है। हाँ जी, एक ही को मिला है। क्यों दिया गया? चलो ऐसा लिख लो पहले, क्यों दिया है ना, है ना, इसको क्यों दिया है वो लिख लो पहले। ठीक है, हेडिंग डालो क्यों दिया है ना। सर वो जो आपने बताया ना पाकिस्तान की, वो नरगिस मोहम्मदी नाम है। नरगिस मोहम्मदी जो ईरान में कैद है उनको मिला था। ठीक है, तो इनको क्यों दिया? मध्य प्रदेश का साहित्य अकादमी ने भी तो दिया ना एक। दिया मध्य प्रदेश साहित्य, वो एमपी की बात हो गई है। देखो इन्होंने क्या किया था, जो मानव का क्रमिक विकास है, किसका? मानव का क्रमिक विकास, उसको समझाया था कि भैया कैसे मानव का विकास होता है, इसलिए इनको पुरस्कार मिला था। मानव क्रमिक विकास के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। तो ये मानव विकास वगैरह सब चीजें किस में होती है? चिकित्सा में होती है। अच्छा, आप एक कभी देखना, आप मेडिसिन लेने के लिए जाना शॉप पर, तो पैरासीटामोल लेकर आओगे तो उस पर बहुत सारी पैरासीटामोल पे ऐसा लिखा रहता पाबो करके, ऐसा कुछ लिखा रहता है, पा लिखा रहता पा। अगर मेरे को चित्र मिला तो मैं बताता हूं आपको मेडिसिन का। पा पल्स लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? हाँ, ये देखो ऐसी मेडिसिन आती है, ये पा पल्स, ये मेडिसिन है। इस पे देखो क्या लिखा, पा पल्स लिखा है। तो ये आपकी बुखार उखार के लिए टेबलेट होती है। तो अगर हम बीमार हो जाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए हमें कौन सी पा पल्स वो लेनी पड़ती है। ठीक है, तो ये क्या है, हमने किस पर डिस्कस, एक टेबलेट तो याद रख सकते हो जैसे पैरासीटामोल, पा पल्स, ये भी वही बुखार उखार की है। तो बुखार की मेडिसिन कब लेते हैं हम? जब बीमार होते हैं। तो बीमार होने के लिए कहाँ जाते हैं? चिकित्सा में। तो पावो, क्या लिखा? पाबो। अरे स्वस्थ होने के लिए क्या करते हैं? इसको पाते हैं हम, और क्या करते हैं? ऐसे याद कर लो। क्या लिखा है? स्वांते मतलब स्वास्थ्य। तो ये नाम आपको याद हो जाएगा, 4 ऑप्शन रहेंगे। तो स्वांते पाबो, क्या नाम है? स्वांते। हाँ, तो चिकित्सा मिला। तो ये लिख लो आप, मानव क्रमिक विकास के लिए दिया गया था। हो गए यहां तक? ठीक है, अब लिखो रसायन। क्या लिखो? रसायन। पहले नाम लिखो उनके, तीनों चारों के नाम लिखो। कैरोलिन बटोरजी। मैं लिख दूं क्या? ठीक है, इनका नाम था आपका कैरोलिन बटोरजी। कैरोलिन बटोरजी नंबर 1। नंबर 2 मॉर्टन मेल्डल। नंबर 3 बेरी शार्पलेस।
सर ये 2022 में मिले वही नाम है ना? हाँ वही नाम है ये। इसका सन चिकित्सा वाले का सन सबका अपन सबका 2022 में जिन जिन को मिला ना वही पढ़ रहे हैं अपन, करंट का पढ़ रहे हैं, करंट में किसको मिला है। तो करंट 2022 के सारे पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो ये तीनों नाम थे, अब तीनों कैसे याद करें हम, ठीक है। तो इन्होंने क्लिक केमिस्ट्री होती है, तो उसमें मॉलिक्यूल की खोज की थी, भैया मॉलिक्यूल्स कैसे क्या होते हैं। अब वो क्या की थी इतने डिटेल में हम नहीं जाएंगे, पर ये केमिस्ट्री में इन्होंने, केमिस्ट्री के लिए इनको दिया गया था। क्यों दिया गया था एक लाइन लिखा दूंगा मैं, पर यहाँ समस्या ये है कि इसको कैसे याद किया जाए। चाहो तो लिख लो क्यों दिया गया था, एक लाइन लिख लो बस। क्लिक केमिस्ट्री और क्लिक केमिस्ट्री और क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थो बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री लिखा है बोर्ड पर, के विकास के लिए इनको दिया गया था, विकास के लिए इनको दिया गया था। अब देखो समस्या ये है कि जब एग्जाम में सब पूछा जाता है कि बताओ 2022 के लिए आपका निम्नलिखित में से, एक और ऑप्शन होगा यहाँ पर कि रसायन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से अभी करंट में किसको पुरस्कार नहीं दिया गया। 2022 की बात करो, 3 ऑप्शन तो ही रहेंगे और एक और ऑप्शन कोई रहेगा आपका, जैसे एक दे दिया स्वांते पावो, तो आप किससे आएगा, स्वांते पावो थे, तो आप हमने पढ़ा था मेडिकल वाला है, तो रसायन में नहीं हो सकता है इस जगह और कोई नाम दे, पर ये तीनों नाम हमें याद रहना मुश्किल है ये, क्योंकि अभी तो हम और पढ़ेंगे, अभी 7-8 नाम और पढ़ेंगे। अभी ये 4 नाम हो गए, 2 पुरस्कार पढ़े, नाम 4 हो गए, ठीक है। तो इसे याद कैसे रखें, तो ऐसी स्थिति में एक ट्रिक बना लेते हैं हम कि एक जैसा भी एशियन गेम्स चल रहा है, एशियन गेम्स में मेडल देते हैं ना, है ना, कांस्य गोल्ड इस टाइप से मेडल होता है, सिल्वर मेडल। तो हमारे पास एक मेडल है, क्या है, मेडल। अब चूंकि है ना इसकी एजेस जो है ना बहुत ज़्यादा है, तो इस है ना, तो जो एजेस ज़्यादा है तो इसे हमें शार्प लेस करना है। क्या करना है, शार्प लेस करना है इसको। क्या करना है मुझे, शार्प लेस। मेरे पास एक मेडल है, उसको शार्प लेस करना है, तो मैंने इस पर क्या करा, एक केमिकल रिएक्शन कराई। क्या कराई, केमिकल मतलब केमिस्ट्री। तो केमिकल रिएक्शन के लिए मुझे पता चला कि इस पर मुझे केरोसिन डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा, केरोसिन। तो मेरे पास एक मेडल था, उस मेडल की एजेस को मैंने शार्पलेस करने के लिए उस पर केरोसिन डाला। केरोसिन डाल के इससे मैंने केमिकल रिएक्शन करवाई, केमिकल मतलब केमिस्ट्री। तो अब अगर ये ट्रिक जो मैंने बोली ये याद रह सकती है आपसे, तो आपको इन तीनों नामों को याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद होना चाहिए। अच्छा हाँ, एक मेडल था, केमिकल रिएक्शन मतलब केमिस्ट्री, कौन सी किसकी केमिकल, केरोसिन डाला था। क्यों, मेडल के एजेस को शार्पलेस करने, वो शार्प थे उसको शार्पलेस किया था। तो यहाँ से आपको नाम याद सकता है केरोलिन, केरोसिन की रिएक्शन करते केरोलिन बटोरजी, ठीक है। मेंडल था तो मेंडल, सरनेम याद हो जाएगा, पूरा नाम आएगा मार्टिन मेंडल, केरोलिन मार्टिन मेंडल, बेरी शार्पलेस, ये 3 नाम है। तो ये 3 नाम इस ट्रिक के माध्यम से याद हो सकते हैं, आप लिख लो, इसको नोट कर लो आप। ठीक है, और क्या बचा इसमें, क्या जीव विज्ञान में, भौतिक लिख लो। भौतिक में 3 नाम आएंगे, तीनों नाम लिखो आप। आप पास बुक है ना, उसमें लिखा पेज नंबर 43 पे, इस वाली में, हाँ 43 पेज पर लिखा है, आप चाहो तो देख सकते हो उसमें। देखो नंबर 1 लिखा है एलेन, क्या लिखा है, एलेन। मैं लिखा है तो फिर आपको समझा दूंगा इसको, पहले लिख लो एलेन ऑस्पेक्ट, एलेन ऑस्पेक्ट लिखा हुआ है। नंबर 2 जॉन क्लोजर, ये 3 नाम लिखो, फिर इसको समझते। जॉन क्लोजर और आपका एंटोन जिलिंगर, एंटोन जिलिंगर, ये नाम लिखो, फिर मैं समझाता हूँ इसको आपको।
क्यों दिया गया तो एक बार लिख लो इसको। क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया। क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में काम करने के लिए। क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया। अब देखो इसको ऐसे कैसे याद करेंगे हम, ध्यान समझना। जो आपने खोज वगैरह होती है किस में होती है खोज, मुझे बताओ। खोज किस में होती है? भौतिक में होती है? होती है ना? तो देखो एक ये टेलीस्कोप है, ये क्या है आपका? टेलीस्कोप है, ठीक है। अब ये जो टेलीस्कोप है इसमें एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है। ये एक व्यक्ति खड़ा है, समझ लो ये टेलीस्कोप है ना। ये इसमें देख रहा है ना, ये टेलीस्कोप है। आप तो समझो, याद हो सकता है क्या आपका? टेलीस्कोप। अब ये टेलीस्कोप से देख रहा तो कहीं दूर देखेगा, तो इसने अंतरिक्ष में देखा। कहाँ देखा? अंतरिक्ष में। तो अंतरिक्ष में देखा तो इन्हें एक ऐसी क्लास दिखी है ना, खुले ओपन में क्लास चल रही है। अब उस पर ना ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे, मतलब छोटे बच्चे बैठे हैं कि लोग बैठे हैं कि इंसान बैठे, मतलब कोई ना कोई। आप तो ऐसा देखो कि ये चल रही है, क्लास चल रही है। क्या चल रही है? क्लास। अब इस क्लास में क्या हुआ कि ये बच्चे जो बैठे, अब ये बैठे तो ये तो भारतीय तो नहीं दिखे कहीं से, ये एलियन थे। कौन थे ये? एलियन मतलब विदेशी, है ना। क्या थे ये? क्लास में थे। किससे देख रहे? टेलीस्कोप। खोज किस में होती? भौतिक में। यहाँ समझ में आएगा। तो हमने ऊपर देखा तो क्लास में एलियन लोग बैठे थे। वो क्या कर रहे थे? किस क्लास में पढ़ रहे थे? क्या पढ़ रहे थे नहीं पता। तो ये न्यूटन के नियम को पढ़ रहे थे। किसको पढ़ रहे थे? न्यूटन के लॉ पढ़ रहे थे। इसको दिमाग में ध्यान रखो। ये आ जाएगा तो आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा, इस टाइप से ऑप्शन रहेगा। बताओ कि निम्नलिखित में से किसको भौतिकी का पुरस्कार नहीं मिला। अब देखो मैं आपको जहां पर दिक्कत होती है, जैसे बहुत सारे नाम है, हर नाम में मैं नहीं आऊंगा आपके पास, तो आपकी सोच खुद बढ़ाओ, आपको याद कैसे करना है ना, ये आपको देखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बोलूं कि देखो अभी जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको कि जब साइंस पढ़ोगे आप तो कुछ, और ये पीएससी ने पूछा है इसलिए बता रहा हूं मैं, डिस्कस वही कर रहा हूं जो एग्जाम में पूछा है। जैसे दूरदृष्टि दोष होता है, एक निकट दृष्टि दोष होता है। तो मुझे एक बात बताओ कि दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? दूरदृष्टि में पास की वस्तुएं नहीं दिखती, पास की वस्तु नहीं दिखती है, दूर की वस्तु अच्छी दिखती है। किस में? निकट दृष्टि में। दूर की अच्छी दिखती है दूरदृष्टि में। पास की अच्छी दिखती। सर अपोजिट है ये दोनों। अपोजिट है ना? हाँ, अपोजिट मतलब जैसे आप बताओ, अभी रुक जाओ मैं आपके पास आ रहा हूँ। अपोजिट मतलब कैसे, मुझे थोड़ा समझाओ। दूरदृष्टि दोष है ना, हाँ। उसमें पास की चीजें क्लियर दिखती है। क्लियर दिखती, बहुत बढ़िया। पास की चीजें अच्छी दिखती है, ये इन्होंने बोला है। और उत्तल लेंस लगता है इसमें। आप क्या बोल रहे हो? दूरदृष्टि दोष में जो पास की अच्छी नहीं दिखती। ये बोल रहे हैं कि दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं अच्छी दिखती है, अच्छी नहीं दिखती। ये बोल रहे नहीं दिखती है, ऐसा बोल रहे हो? देखो अब आप पता है, देखो क्या स्थिति बन गई कि मैं क्या बोल रही हूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। मतलब सोचो 2 क्वेश्चन में कैसी स्थिति हो गई। तो यहां पर आपको साइंटिफिक तरीके से पढ़ना चाहिए। मेरी क्लास में सिर्फ यही सीखो आप कि आगे जब बहुत सारे सब्जेक्ट आएंगे, मेंस प्री दोगे तो आपको कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है। वो कोई चीज याद नहीं होती उसको कैसे लिखना है। ये 3 नंबर की चीजें होती है तो उसमें क्या क्या फैक्ट है आपको लिखना है। तो उस एक बार समय लगेगा पर आपको परमानेंट हो जाएगा। देखो अब इसमें कोई भी एक चीज याद रखो, जैसे 2 चीजें होती, पास की अच्छी दिखती है तो दूर की अच्छी नहीं दिखती है, दूर की अच्छी दिखती है तो पास की अच्छी। तो ये 4 चीजें नहीं पढ़ेंगे हम, सिर्फ एक ही चीज पढ़ेंगे। आप समझना, आप कभी भी नहीं भूलोगे परमानेंट। जैसा दोष, जैसा तो कौन सा दोष? निकट या दूरदृष्टि, निकट या दूरदृष्टि। तो जैसा दोष वैसा अच्छा दिखता है, खत्म हो गया। जैसा दोष वैसा अच्छा दिखता, मतलब जैसे दूरदृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु अच्छी दिखती है। तो अब ये नहीं पढ़ेंगे इसमें पास की वस्तु अच्छी नहीं दिखती है। ये ऑटोमेटिक इनने जो बोला सही बोला, आपने गलत बोला था। आपने बोला पास की अच्छी दिखती, नहीं, जैसा दोष वैसा अच्छा। तो दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु अच्छी दिखती है। तो अब ये मत याद करना कि पास की अच्छी नहीं दिखती, ये नहीं याद करना जो आप याद कर रहे हो। अच्छा, निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु अच्छी दिखेगी, तो दूर की वस्तु
आप कभी भूलोगे क्या फिर, है ना। अच्छा इसमें लेंस होता है, देखो इसमें दू लिखा, ऊ क्या रहा, ऊ इसमें ई की मात्रा, इसमें ऊ की मात्रा, इसमें ए तो क्या हो जाएगा, ऊ है तो क्या हो गया, उत्तल हो गया, तो उत्तल हो गया, तो उत्तल हो गया, दो ही तो होता है, उत्तल या अवतल, ये याद हो गया। पर पीएससी ने पूछा था, इंग्लिश में पूछा था, पेपर लगाओगे तो आपके सामने क्वेश्चन आएगा। देखो जैसे कोई भी हम किसी भी वस्तु के पास, मतलब एक समझो आप, धन दौलत पैसा होता है, उसके पास जाओगे कि दूर जाओगे, पास जाओगे, पास मतलब माया धन दौलत रुपए पैसे, इनके पास हम पास में जाएंगे, तो मायोपिया, मायोपिया, माया के हम क्या जाएंगे, निकट, तो मायोपिया। इसमें जो लेंस यूज होता है वो कौन सा होता है, मायोपिया। मायोपिया क्या है बताओ, बीमार। अच्छा दूरदृष्टि दोष को, निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मायोपिया। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था मायोपिया का संबंध किस क्षेत्र, मतलब किससे संबंधित है ये, तो उसमें ऑप्शन था आंख, आंख की बीमारी। ये पीएससी का क्वेश्चन है, मायोपिया का संबंध, है ना। हाँ ऐसा हाइपरमेट्रोपिया इसका ये होता है, तो एक याद रख लो, ऑटोमेटिक दूसरा हो जाएगा। हाइपर मतलब हो सारा ना, हाई दूर की बात कर रहे हैं, हाई जंप ऊंची कूदिए, तो हाइपरमेट्रोपिया या मायोपिया, तो ये याद होगी, यहाँ से प्रश्न बन गया था। तो ऐसे याद किया जाता है आपको, ठीक है। जैसे और मैं अभी खैर इनको बता रहा हूँ, इनसे पहले एक और क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया था, जैसे समझना, ऐसा आया था, पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है, ये साइंस का क्वेश्चन आया था। अब इसमें ऑप्शन कैसा, ए बी सी और डी, हाँ लिख रहा हूं ना मैं इसका आगे। अब जैसा आप बताओ, इसका उत्तर आप बताओ क्या होगा, इसके उत्तर आप बताओ, पूर्ण पाचक रस क्या होता है, नहीं चलो एक में दे रहा हूं, जठर रस, ठीक है। और बताओ, पेनक्रियास, पेनक्रियास जूस होता है एक रस, है ना ठीक है। एक क्या बोल रहे हो, यकृत, एक सही लिख दो, बाकी जो भी है नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जो बोल रहे हो लिख रहा हूँ मैं, तो 4 ऑप्शन हो जाए तो बंद हो जाऊंगा। हाँ ये सही बोला इनने, पित्त रस, जठर रस, पित्त रस, एक यकृत आया था, और एक आध और बोल दो फिर। हाँ सही बोल रहे हो, ये तो पित्त रस बोल तो दिया, इंग्लिश हिंदी एक होती है, इतनी तो आती है इंग्लिश मेरे को। एक अग्नाशय लिख देता हूँ, अग्नाशय मतलब स्टमक तो पेट होता है, अग्नाशय क्या होता है, क्या होता है बताओ, पेनक्रियास होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। अच्छा ए वाले ऑप्शन, मैं चाहता हूं गलत बोलो आप तो, पर कोशिश करना सही बोलो, ठीक है। सबको आंसर देना, किसका मन कर रहा है ए ऑप्शन लगाएं, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा, पित्तरस, पित्तरस वाला हाथ खड़े करो, ठीक है। फिर यकृत वाले भी होंगे, ठीक है, अग्नाशय वाले भी होंगे, कोई बात नहीं। अब गूगल करो जरा, पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है, गूगल करो सब लोग। हाँ करो, सुन लेगा फिर बोलो। अग्नाशय, पित्तरस, अग्नाशय है, अग्नाशय और पित्तरस अलग हाइड्रोक्लोरिक। क्या आंसर हुआ बताओ। सर हाइड्रो, सर अग्नाशयी रस पूर्ण पाचक रस कहलाता है। अग्नाशय, सोचो, अब आप ये लगाते क्या कभी भी, अग्नाशय द्वारा इस तरह, हाँ ये लगाते क्या अभी कभी, आप नहीं लगाते हैं। रस का लिखा था सर आपने, अग्नाशय हाँ तो यही होता पूर्ण पाचक रस, इसको ही बोलते हैं। रस नहीं लिखा था। हाँ तो रस लिखा तो पूर्ण पाचक रस, यही होता है वो, इसको ही अगर ऑप्शन में अगर आता है ना तो अग्नाशय तो कभी टिक नहीं करते आप। तो देखो जब पढ़ो ना, साइंस पढ़ो, विविध पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, तो याद करने का तरीका बता रहा हूँ। जब ऐसे प्रश्न आते हैं, जब आपके पास ऐसा लगता है ना आपको ऑप्शन, तो थोड़ा दिमाग में उसको थोड़ी देर के लिए समय दिया करो, सोचा करो। जैसे इसका मतलब
बताता हूँ मैं, बताता हूँ मैं। अरे मैं नहीं पढ़ाता साइंस, मेरे को आता नहीं है। रुको, मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ, इधर ध्यान दो आप। तो कि जैसे इनने बोला है कि सर इसका मतलब क्या होता है, अग्नाशय का मतलब क्या होता है। जब आप भोजन करते हो ना तो भोजन में बहुत सारी चीजें होती, क्या क्या, एक दो नाम बताओ। प्रोटीन होता है, किसने बोला प्रोटीन होता है? वो तो सर उसमें पदार्थ में होता है ना। वसा होता है, और क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च होता है, ठीक है, क्या होता है? स्टार्च। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है आपकी भोजन में, पढ़ेंगे। प्रोटीन भी होता है, ठीक है, ठीक है। फाइबर सर, प्रोटीन होता है, विटामिन नहीं होता पर ना। फाइबर सर। हाँ ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, दो चार नाम लिया उदाहरण से। तो पहला प्रश्न तो एग्जाम का फेवरेट ये है, स्टार्च। स्टार्च। स्टार्च का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख गुहा। तो आप कैसे याद करोगे इसको? स्टार्ट करते ना हम, तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? मुंह से। तो मुख गुहा, ये याद हो गया, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारी चीजें होती है ना, ये सबका, जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, ठीक है। अब प्रोटीन का पाचन भी आएगा तो इसमें अलग अलग चीजें पूछेगा आपसे, ठीक है। जैसे इरेप्सिन, पेप्सिन, टिरेप्सिन, इनका पाचन कहाँ होता है तुम्हें बताओ। जिसके पीछे सीन लगा रहता ना, वो सीन जिसके पीछे भी, वो सबका पाचन पेट में होता है। हाँ, अभी रुक जाओ, उसको बता रहा हूँ, उसको छोड़ो आप तो ये देखो, ये सब चीजें हैं, है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है भोजन में जिसका पाचन होता है, तो सबका पाचन अलग अलग जगह होता है। जैसे आपने बोला है मुख गुहा में होता है, कोई पेट में होता है, कोई कहाँ होता है, कोई कहाँ होता है, सबकी चीजें सबके लिए अलग अलग बना है। पर ये जो अग्नाशय है ना, ये सबका पाचन करने में सक्षम है। इसका संधि विच्छेद करो, अग्निधन आशय, अग्निधन आशय। तो अग्नि क्या काम करती है? लड़का हो, लड़की हो, पुरुष हो, महिला हो, किताब हो, कॉपी हो, पंखा हो, टेबल हो, कुछ भी हो, अग्नि में डाल दो, सबको जला देगी वो। तो ये क्या है? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, है ना। तो ऐसे याद रख सकते हैं हम, अग्नाशय, अग्नाशय अग्निधन आशय। समझ में आया? ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आया था, HCl, जो आपका HCl है, उसका स्त्रावण कहाँ पर होता है? अब ये अम्ल है, चूंकि आमाशय में अगर अम्ल जाएगा तो इंसान मर जाएगा, ये पढ़ते हैं हम। अगर आप एसिड पी लो, अगर वो एसिड आपके पेट तक पहुंच गया तो आपका मरना तय है, ये सही बात है। हाँ, तो आप बोल रहे हो HCl जो अम्ल है उसका स्त्रावण, आप बोल रहे हो पेट। पेट मतलब क्या बोलते हैं? आमाशय। आमाशय मतलब पेट होता है, यहाँ बोल रहे हो आप, ठीक है। अच्छा देखो, ये आमाशय का मतलब ये होता है कि जब आप बहुत सारी चीजें खाते हो, बहुत सारी चीजें मतलब जैसे कहीं चले गए, वो क्या बोलते हैं, पानी पूरी। देखो इन्होंने बोला पानी पूरी, ये खाते हो इसलिए पता है। नहीं, पहले उनका उदाहरण लेते। पानी पूरी खाने के लिए चले गए, ठीक है, सामने वाला आपको खिला रहा है, ठीक है, इसको खिलाया, फिर वहाँ हाथ लगा रहा, फिर कहाँ लगा रहा, फिर ऐसे ऐसे कर रहा है, फिर आपको दे रहा है ठीक है, फिर कहीं भी ऐसे कर रहा है, बड़े मुश्किल अच्छे से खाते हो। हाँ ठीक है। तो देखो, आप जब भोजन करते हो ना, तो उसमें बहुत सारे हानिकारक कीटाणु आपके शरीर के, मतलब आपके इन भोजन के माध्यम से आमाशय में, पेट में चला जाता है। तो भगवान ने यहाँ पर एक एसिड बनाया, HCl एसिड। तो इसका सिक्रेशन जब पेट से होता है तो वो क्या करता है, हानिकारक जो भी अणु कीटाणु आए उनको मार देता है, अम्ल खत्म कर देता है। इसलिए पेट में इसका स्त्रावण होता है। तो बच्चे इसको पेट समझ के, आमाशय नहीं लगाते, पर यही इसका स्त्रावण होता है। अरे जेर वाला नहीं। अब आप तो ये देखो, जो मैंने आपको ये बताया ना, इसका मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ लिखा एलेन आस्पेक्ट्स लिखा हुआ है, तो एलेन से आपके साथ अच्छा, वो विदेशी लोग बैठे थे क्लास में। कहाँ बैठे थे? क्लास में। क्लोजर लिखा हुआ है। अच्छा, एंटन मतलब न्यूटन। एंटन मतलब क्या आपका? न्यूटन। ऐसे याद कर लो इसको, ठीक है। ये जो आपका एंटोन है, एंटोन नाम है इसका, तो एंटन मतलब न्यूटन पढ़ा था हमने। तो इसमें थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ना इसमें, एंटोन न्यूटन। एंटोन मतलब न्यूटन के नियम, टन तो इसमें भी आ रहा है। तो जब 4 ऑप्शन रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये पूरा नहीं याद होगा तो। और इसको याद किसके लिए करना? जो अभी एग्जाम दे रहे उनको 1 साल के लिए करना, फिर जाए भाड़ में। ये हमें इससे क्या करना? हमें सिर्फ इसको टेंटेटिव याद करना ना, तो टेंटेटिव चीजों को ऐसे याद किया जाता है। अब आप नहीं भूलोगे, एलेन आया, ठीक है, क्लास आया, और एंटोन मतलब न्यूटन के नियम। तो ऊपर विदेश में टेलीस्कोप्स के माध्यम से क्लास में एलेन, विदेशी लोग न्यूटन के नियम को पढ़ रहे थे, मतलब क्या? भौतिकी। ये याद हो गया। भौतिकी में इन तीनों को दिया गया था एक साथ 2022 में। तो लिख लो इनको आप।
है ना, याद हो जाएगा, ट्रिक उसमें ही छुपी हुई है। तो ये विज्ञान के हो गए, ठीक है, सारे भी तीनों हो गए। और क्या हो गया था एक और आपका, चिकित्सा मतलब विज्ञान के सारे हो गए। क्या क्या बचा बताओ। शांति, अर्थशास्त्र, साहित्य। शांति बचा, अर्थशास्त्र तो लिखो, अर्थशास्त्र लिखो, इकोनॉमिक वो भी तो बचा आपका, साहित्य। हाँ लिखो, साहित्य लिख लो, जो आप लिख रहे हो मैं उसका बता दूंगा। साहित्य लिख, साहित्य लिख लो आप, साहित्य लिख लो। किसको मिला आप किताब हो तो आप साहित्य में लिख लो, आपस रखी होगी ना बुक। हाँ हाँ जी, ऐसा नाम लिखा होगा, एनी एर्नोक्स, है ना। एनी एर्नोक्स लिखा है, साहित्य ना। क्यों मिला है लिख लो। आसान भाषा में गंभीर मुद्दों पर बात करने के लिए, आसान भाषा में गंभीर मुद्दों पर, आसान भाषा में गंभीर मुद्दों पर बात करने और लेखन में साहस के साथ संवेदना दर्शाने हेतु, आसान भाषा में गंभीर मुद्दों पर बात करने और लेखन में साहस के साथ संवेदना दर्शाने हेतु इनको दिया गया था। देखो जैसे अभी यूक्रेन और उसका युद्ध चल रहा है, अभी आप तो देखो, जैसे मैंने आप बताया था हमास, अभी ये हमास ने इजराइल पे अभी, कल परसों क्या सर, हाँ मैंने एक दिन पहले बताया था आपको, अब फिर ये अभी 2-3 महीने 4 महीने पहले घटना, और ये अभी लेटेस्ट घटना है। 5000 रॉकेट एक साथ दाग दिए, किसने, हमास, आतंकवादी संगठन है फिलिस्तीन वगैरह का, हमास ने। क्योंकि वहां पर तो क्या है कि इजराइल में तो ऐसा एंटीडोप मिसाइलें हैं, मतलब ऊपर है ना, ऊपर सबको खत्म कर देती है। हाँ उनके पास ऐसे सिस्टम है, मतलब 5000 में से मान के चलो आपके 200-300 गिरे होंगे, बाकी सबको उन्हें हवा में खत्म कर दिया। और 5000 ही गिर जाते तो इजराइल खत्म हो जाता। तो इजराइल के पास ऐसी टेक्नोलॉजी। अब सोचो आप, अगर इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम पे हमला हो जाए तो यहाँ पूरा राख हो जाए। हाँ ये तो भारत पे कोई अटैक नहीं करता है, हमसे तो सिर्फ ऐसे आग दिखाने से लोग डरते हैं। नहीं तो ये अगर जो इजराइल इस समय आप देखो, पैसों से लेके तो सेना से लेके, यहाँ पे महिला हर घर से महिला तक होती है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग महिला होती है ना कि महिला ही संभाल ले सबको। तो इजराइल हर चीज में टेक्नोलॉजी से लेकर, मतलब आपका अमेरिका में भारी पड़ता है। ऐसे देश को दिक्कत हो रही है आतंकवादी संगठन से। हाँ यहूदी हमास वगैरह है, मस्जिद वगैरह की, भाई हमारी मस्जिद को अपवित्र कर दिया, इस टाइप से इनका जो भी टाइटल है, रोज पेपर मारा पढ़ सकते हो। तो 5000 रॉकेट एक साथ दाग दिए इजराइल, सोचो आप। तो इसने 100-200 गिरने दिए, बाकी इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी ऊपर ही खत्म कर देते उनको। तो अब मुझे एक बात बताओ कि आपने देखा हो कि बहुत सारी महिलाओं को, जैसे एक महिला को पकड़ के लेके चले गए हो, ठीक है, उसको पहले उसको कपड़े निकाल के उसको घुमाया, घुमाने के बाद उसकी हत्या करके लाश रख के उसको घुमाया, उसको दिखाया, है ना। बहुत सारे को जो विदेशी लोग थे उनको मतलब वो बना लिया, ठीक है, ऐसा। हाँ तो इस टाइप से कैसी गंदी हरकतें कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो इन्होंने ऐसी चीजों को है ना, अपने जो साहित्य था एर्नी एर्नोक्स ने अपने साहित्य में उनको बड़े मार्मिक तरीके से दर्शाया था कि लोग अगर उसको पढ़े तो भावुक भी जाए, उस चीज को समझे, उस संवेदना को। गंभीर मुद्दों पर, जैसे गंभीर मुद्दा है आपका ये हुआ यूक्रेन वाला है, तो उन्होंने ऐसी चीजों को बड़े आसान भाषा में, ठीक है, अच्छी तरीके से समझाया था। तो आप देखते हो जैसे अपन कहीं मूवी देखते हैं ना, तो मूवी के लिए जैसे अपन आइनॉक्स जाते हैं, आइनॉक्स यहाँ पे वो है मूवी, हाँ मल्टीप्लेक्स है ना, मल्टीप्लेक्स या थिएटर बोल दो आप, सपना संगीता है, आइनॉक्स है। तो आइनॉक्स में हम क्या करेंगे, ठीक है, आइनॉक्स में हम क्या करेंगे, कोई भी जो साहित्य होता है या कोई भी होता है उसको वहां पर देखते हैं ना, जैसे चित्र के माध्यम से सभी चीजों को तो वो बड़ी अच्छे से समझ में आता है। तो किसी भी चीज को समझने के लिए, अच्छे से याद रखने के लिए अगर किस में देखें, हम आइनॉक्स में जाए, आइनॉक्स मतलब थिएटर में, तो उस चीज को आसानी से देखा जा सकता, समझा सकता, जैसा कि इन्होंने समझाया था। तो एनी एर्नोक्स मतलब क्या, साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य में क्या होता है, किताब अगर उनमें लिखा है उसको अगर हम यहाँ देखें इसमें फिल्म के रूप में बना के, अरे जैसे रामायण हुई थी पर उसको टीवी में देखते तो पूरा दिखता है, अच्छा ये भगवान राम थे, ये रावण था, ऐसे अटैक किया था, वैसे वो दिख, हाँ तो ये इसमें आइनॉक्स में दिख जाएगा। तो आप जैसे ये दिख जाए आपको आइनॉक्स, तो समझ जाना आइनॉक्स मतलब ये एनी एर्नोक्स है, ये एक महिला का नाम है जिसको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल मिला था। ऐसे याद हो सकता है आइनॉक्स के माध्यम से, लिख लो इसको, एर्नी एर्नोक्स लिख लिया होगा वैसे आपने, ठीक है। तो ये याद हो गया साहित्य का। सिर्फ एक ही ले लीजिए। हाँ, बस एक ही था इसमें। अर्थशास्त्र लिख लो।
अर्थशास्त्र लिखो, अर्थशास्त्र में लिखो फिलिप एच डाइविग। इसमें एच तो लिखा ही नहीं। है ना, अब ऐसे ही नाम रखा है इसके, मम्मी पापा ने, मैं क्या करूं। डगलस, बिग है कि क्या है? ये डाई बिग, हाँ बिग कर लो, या विग भी लिखा रहता कहीं तो वो विग बिग से कोई मतलब नहीं, विग कर लो आप, तो विग ही रहने दो उसको, वाह वन का रहने दो। डायमंड है ये ना, डायमंड है, ये फिलिप है। एक और मिला था बेन, एस, इसमें एच और डब्ल्यू। बर्ना के। आप तो ऐसा मिला था, इनको देख लो। हम भी बड़े अजीब अजीब करते हैं सब। हाँ क्या आपका जाना था? देखो, ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। अब इनको क्यों मिला था? जो फाइनेंस क्राइसिस होता है, आप पहले समझो, जो फाइनेंस क्राइसिस होते हैं, ठीक है, देश में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था गिर जाती है, बैंक को कोई प्रॉब्लम होती है, या बैंक की वहां पर, बैंक को भी अगर ऐसे कुछ दिक्कतें होती है, ठीक है, तो वहां पर इन्होंने बताया था कि वहां की जो इकोनॉमी को है ना, कैसे हम उसको सुधार सकते हैं। मतलब फाइनेंस क्राइसिस को लेकर इन्होंने बहुत अच्छा समझा था। किसी देश अगर कोई कंगाल होने के कगार पे, तो उसको वापस से कैसे उबारा जा सकता है, क्या क्या किया जा सकता है ऐसे देश के लिए, ठीक है। तो इन्होंने इन चीजों को बड़े अच्छे तरीके से समझाया था। तो इस कारण से इनको 2022 का क्या मिला था? नोबल। अब चूंकि नाम कैसे याद रखें, अगर मैं आपको ये ट्रिक नहीं बताता तो आप लिख कर अभी तक तो ये सोचते कब 1 घंटा पूरा हम कब जाएं, और ऐसे नाम आपको मिलेंगे साइंस वगैरह में बहुत जगह मिलेंगे, तो घबराना नहीं अपने को। देखो ऐसे याद रखेंगे, देखो कोई भी देश है आपका, कोई भी क्या है, देश है, उसकी जो इकोनॉमी है ना, ठीक है, उसकी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं हम, तो इकोनॉमी मतलब इस टाइप से ना बढ़ती चढ़ती, इस टाइप से बढ़ती रहती है इकोनॉमी। तो किसी भी देश की जो इकोनॉमी है, किसी भी देश की अगर इकोनॉमी अगर वो गिर जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या करो, जो डायमंड होता है, क्या होता है, डायमंड, इसको क्या करो, बैन कर दो, इसको क्या कर दो, बैन कर दो। किसी भी देश की इकोनॉमी को अगर सुधारना हो, ठीक है, या बढ़ाना हो, ऐसे या सुधारना बढ़ाना कुछ भी याद रख लो, या बढ़ाना हो, कुछ भी करना हो, ठीक है, तो क्या करो आप, डायमंड को क्या कर दो, बैन कर दो। तो इकोनॉमी अर्थशास्त्र हम क्या करते हैं, इकोनॉमी को फ्लिप होने या ना होने से बचने के लिए डायमंड को क्या करते हैं, बैन कर देते हैं। बैन मतलब रोकना। तो अगर आपको ये ट्रिक याद है कि हमने क्या पढ़ा था, इकोनॉमी को फ्लिप होने से बचने के लिए, रोकने के लिए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डायमंड को बैन करते हैं। तो देखो ये नाम यहाँ लिखा हो, ये आपको दिख जाए, अच्छा फिलिपो बताया था इकोनॉमी फ्लिप, ठीक है, यहाँ जाएगा डायमंड, पूरा नाम देगा, अच्छा डायमंड को बैन करने के लिए बोला था। तो सिर्फ ये 3 नाम से याद हो जाएगा, फ्लिप, डायमंड और बैन। ये जब ऑप्शन में रहेगा तो आप लगा दोगे। अब एक ऑप्शन ऐसा रहेगा इसमें, एनी एर्नोक्स आपसे पूछेगा कि बताओ 2022 का भौतिक के क्षेत्र, सॉरी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्न में से किसे इकोनॉमी का नोबेल नहीं मिला, और ये 4 ऑप्शन रहेगा, किसे नहीं मिला बताओ। एनी एर्नोक्स को नहीं मिला, इसको कायम मिला, साहित्य मिला। तो ऑप्शन देख के याद हो जाएगा, इसको परमानेंट नहीं याद रखना है, हाँ या ना, ठीक है। और क्या बचा बताओ, कितने क्षेत्र हो गए? ये शांति का बच्चा। हाँ शांति का लिख लो, चलो हेडिंग डालो शांति। सर इसमें क्यों दिया उन्हें? रेन दो, मत लिखो, फाइनेंस क्राइसिस के लिए दिया गया था, मत लिखो आप, तो वही नहीं याद करना। शांति में लिखो 2 संस्थाएं थी, एक थी लिखो नंबर 1 मेमोरियल, एक संस्था थी आपकी मेमोरियल। लिखूं क्या मैं इसमें, मेमोरियल, एक तो ये संस्था थी, ठीक है, मेमोरियल, और नंबर 2 थी आपकी सेंटर फॉर, आपके उसमें लिखा होगा, देख लो उसमें, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये रूस की थी और ये यूक्रेन की थी, ठीक है। और एक नाम था आपका एलएस
बियालास्की, है ना, हिंदी में लिखोगे तो एलेस ऐसा लाएगा, एलेस। थर्ड वाला व्यक्ति का नाम। ये व्यक्ति का नाम है, बियालियात्स्की। हिंदी में ऐसे लिखेंगे इसको, नाम ही ऐसा उसका याद ही नहीं वैसे। सर क्या है विलिया? देखो ये दो संस्था, एक नाम है आपका एलेस बियालास्की, एक मेमोरियल करके संस्था है, ये मेमोरियल है, मेमोरियल, ये मेमोरियल संस्था है यूक्रेन की, रूस की। और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ये आपकी यूक्रेन की संस्था है। इन दो संस्थाओं को और एक व्यक्ति को दिया गया, 3 लोगों को दिया गया था। कितने नहीं, तो ये क्या था आपका, शांति के मतलब शांति एवं लोकतंत्र की स्थापना के लिए इन तीनों ने काम किया था। तो भैया जहां पर अशांति होगी वही देश तो कुछ ना कुछ करेगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा था कि इन दोनों देशों की संस्थाओं ने ये बोला था भैया लड़ाई मत करो, किसने, रूस और यूक्रेन की ने। तो इन्होंने आपका शांति के लिए, ठीक है, और लोकतंत्र के लिए और मानव विकास के लिए इन्होंने काम किया था युद्ध के समय, मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ने। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि अभी हाल ही में जो साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार मिला 2022 का, उसमें मेमोरियल संस्था को दिया, वो किस देश की संस्था, या सिविल फॉर, इसका पूछ लगा सेंटर फॉर सिविल फॉर लिबर्टीज का, तो ये किस देश की संस्था, इसमें देश पूछा जा सकता है आपको, या तीनों नाम देगा, एक कोई चौथा नाम देगा। तो इसको कैसे याद रखे, तो आप तो इसको ऐसे याद रखो कि देखो पहली बात तो आपका ये नाम तो आपको याद हो जाएगा, संस्था का नाम मेमोरियल 2-3 बार पढ़ लो, मेमोरियल और सेंटर फॉर लिबर्टी, पर देश पूछेगा आपसे रूस और यूक्रेन, तो आप ऐसे याद कर लो, यूक्रेन, रूस में देखो रूस को लिखते हैं तो इसमें 2 ही अक्षर है, और यूक्रेन लिखते हो तो इसमें शायद 3 अक्षर है। तो किसमें ज्यादा बड़ा नाम है, यूक्रेन में। तो बड़े नाम वाली संस्था यूक्रेन की, छोटे नाम वाली रूस की है। अब एक और नाम ये है, इसको कैसे याद रखा जाए, ये कभी ऑप्शन में दे दें कि किसको मिला, तो ऐसे याद रखो जब युद्ध चल रहा था आपका किसका, रूस और यूक्रेन का, किसका चल रहा था, रूस और यूक्रेन का। तो इसके पास में एक बेलारूस है, क्या है, तो रूस और यूक्रेन के पास में से हमने बेलारूस से पूछा कि भैया ये बताओ कि इन दोनों देशों में से कौन जीत रहा, कौन हार रहा, किसकी स्थिति मजबूत है। तो इन्होंने बोला मैं नहीं बताऊं, मैं बता दूंगा तो मेरे को मारेंगे, ये कौन अच्छा है कौन बुरा, जिसको बुरा बोलूंगा मेरे ऊपर दिक्कत हो जाएगी। तो रूस और यूक्रेन, तो रूस यूक्रेन से हमें पता है कि रूस और यूक्रेन की संस्थाओं को मिला। अच्छा, तो ये बेलारूस का व्यक्ति है एलेज़ बियालास्की, इसके लिए मैंने बताया आपको। तो इसने बोला कि यार मैं ऐसे तो नहीं बताऊंगा, आपको एबीसीडी में बता देता हूँ। बोले एबीसीडी में बताओ कि जो इसने बोला एलेस, ऐसा लिखते हैं बन, इसने ये बोल दिया बस, हाँ है ना, लेस देन बोलते हैं बन, एलेस बी बोला इसने, क्या बोला, एलेस बी, ऐसे बोलते ना इसको, एलेस बी बोला इसने। तो आप ऐसे याद रखना, ये एलेस बी है ना, तो एलेस ये लिखा है, और ये क्या लिखा है, सरनेम बी, एलेस बी, क्या नाम है, एलेस बी। तो ये आपके जब ऑप्शन में रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, याद करना ही नहीं आपको, 1 साल चलाना बस इसको, हाँ कभी आ जाए तो ये आपका एक प्रश्न सही होगा, और छोटी मोटी एग्जाम में तो आता रहता है। ये था आपका 2022 का, अभी 23 का लगभग मिल गया, एक आध बच रहा शायद, तो आप एक पेज छोड़ देना पूरा, उसमें हेडिंग डाल लेना नोबेल प्राइज 2023। पहला आप मुझे एक काम करना, आप पहले खुद लिखना ऐसे शांति भौतिक रसायन, या फिर यहाँ लाना कि सर ये नाम हमसे याद हो रहे कि नहीं हो रहे, नहीं होगा तो मैं याद कराऊंगा, पर लिख के कौन लाएंगे, आप खुद लिख के लाओ। किसको 2000, हाँ पूरा मिल गया, नेट पे चल रहा है, आपके ग्रुप में चल रहा है, सब नेट पे आ गया, गूगल सब अभी सबको मिल गया लगभग, है ना। तो अभी मुझे आप ये 2023 का लिख के लाओगे, फिर आप बोला सर हमसे तो याद नहीं हो रहे, तो फिर मैं याद करा दूंगा, पर आप लिख के तो लाओ, क्योंकि मैं ही लिखाऊंगा सब करूंगा तो पूरा 2 घंटे खराब होंगे मेरे। तो मैंने 2022 का आपको लिख के समझा दिया, ठीक है। अब देखो इसके क्वेश्चन कैसे रहते मैं बताता हूँ आपको। 6 क्षेत्र में दिया जा चुका है। देखो अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप मुझे क्वेश्चन आंसर बताना। जैसे ये क्वेश्चन है मेरे पास, प्रश्न है
इसको समझना आप। इनमें से किसे 2022 का नोबेल शांति के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये मेरे पास ऐसे ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब इसने पहला ऑप्शन दिया फिलिप, ये दिया फिलिप, तो फिलिप से मुझे क्या समझ में आया? इकोनॉमी। ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। फिर लिखा बेन, नहीं बेन की थी, ये भी अर्थशास्त्र वाला है। फिर लिखा यहाँ पर ये स्वांतो पाबो, अच्छा वो पाबो स्वास्थ्य, ये चिकित्सा है, नहीं लगाया हमने। फिर यहाँ लिखा था LSB, तो हम लगा देंगे ना, ये प्रश्न आएगा तो कि शांति का किसे मिला, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन बताता हूं मैं। देखो ये क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2022 में किन व्यक्तियों को, दिख रहा ना, वर्ष 2022 में किन व्यक्तियों को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। अब देखो कोई एक नाम ढूंढना था हमको इसमें से, तो भौतिक में याद करो हमने क्या पढ़ा था, ऊपर एलेन लोग थे, वो न्यूटन का नियम पढ़ने के लिए क्या कर रहे थे, क्लास में बैठे थे। तो देखो एलेन लिखा हुआ है, जॉन क्लोजर लिखा हुआ है, एंटोन लिखा, और यहाँ लिखा उपरोक्त सभी, तो क्या लगाए उपरोक्त सभी, ठीक है ना। एक नाम ढूंढे कोई इसमें से, नहीं ढूंढो। एक आध प्रश्न और बताता हूँ जो पूछा गया। हाँ ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको देखो भूल गया, क्वेश्चन लगाने से फायदा मिलता है। ये लिखा बेरी शार्पलेस, बेरी शार्पलेस को कौन सी बार नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया? ये बेरी शार्पलेस हमने इसमें देखा था, ये रसायन में है ना, मेडल को शार्प करने के लिए केरोसिन डाला था, वो है ये। तो इस पे स्टार बनाकर आप ये लिख लो कि ये जो बेरी शार्पलेस है, ये आपने वो लिखा था 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति, उस लिस्ट में नाम बढ़ा लो। ये ऐसा व्यक्ति बना आपका 2022 में जिसे दूसरी बार नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री के क्षेत्र में, 2022 में। इससे पहले 2001 में मिला था। तो जहाँ पे 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले की लिस्ट लिखी हुई है, नहीं इसको दूसरी बार मिला है। हाँ एक बार 2001 में मिला था और एक बार अभी मिला था, उनमें नाम नहीं है ये जो अपने, नहीं हाँ इसमें यही लिख दो, आपकी जो लुसेंट में लिस्ट बनी हुई है ना 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की, हाँ उसमें इसका नाम नहीं है। किसका नहीं है? बेरी शार्पलेस का। क्यों? हाँ क्योंकि आपके 2022 में ये जब मिला है दिसंबर मिलता है, तो उसके पहले की लुसेंट है आपके पास, इसमें अपडेट नहीं हुआ। अब बाद में आएंगे तो कर देंगे वो। ये यहाँ लिखा था ना, देखो बताता हूँ मैं आपको, अवार्ड्स 41वां टाइटल था हमारा शायद। हाँ ये देखो 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति, तो मैंने लिखा था मैडम और जॉन फ्रेंडली है, मैडम क्यूरी है ना, लिनस पोलिंग, जॉन बार्डिन और फ्रेडरिक सिंह, ये 4 व्यक्ति जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। तो अभी एक और हो गया आपका 5वां। आप मुझे बताओ, मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताओगे सब लोग। ये लिखा है, क्या लिखा, मोर्टन मेंडल को 2022 में किस क्षेत्र में नोबेल मिला? तो हम बिना लोड लिए दिमाग बता देंगे, लिखा है ना मेंडल लिखा है, तो क्या लगाऊं इसमें से? रसायन लगा दो, ऐसा भी आ सकता है। किसे कैसे पकड़ा आपने? मेडल से। हाँ तो क्या आप कर दोगे, बना दोगे क्वेश्चन? अच्छा है देखो, एक ही लिखा है फिलिपेस डायविगिस को किस क्षेत्र में नोबेल मिला है? तो क्या अर्थशास्त्र। आप तो आपके सामने तो कोई नोट्स ही नहीं खुला, पर कैसे बता रहे हो? तो ऐसे जहां दिक्कत आती है वहां खुद भी आप कर सकते हो। तो मैंने प्रश्न बता दी कैसे प्रश्न आते हैं आपको, ठीक है। अब एक पेज छोड़ देना आप 2023 के लिए, हेडिंग डाल लो अब आप रेमन मैग्सेसे, रेमन मैग्सेसे, हाँ हेडिंग डालो रेमन मैग्सेसे। हाँ है, रेमन मैग्सेसे लिखो, हेडिंग डालो रेमन मैग्सेसे। मैंने हेडिंग डालवा रखी ना आपको, सब तो याद करा दिए, 1957 याद करो। हाँ लिखो, स्थापना लिखो, स्थापना मैं नहीं बताऊंगा कब हुई थी, बताओ। हम्म 1957 ये प्रदान किया गया था 1958 से, ठीक है। राशि लिखो $50,000, राशि $50,000। उपनाम लिखो,
एशिया का नोबेल पुरस्कार। उपनाम आएगा एशिया का नोबेल पुरस्कार। क्षेत्र लिखो 6, क्षेत्र लिखो 6। नंबर 1 जन सेवा, नंबर 1 जन सेवा, नंबर 2 शासकीय सेवा, नंबर 2 शासकीय सेवा, नंबर 3 समुदाय नेतृत्व, सामुदाय नेतृत्व, सामुदाय नेतृत्व, नंबर 4 शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ, नंबर 4 शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ, नंबर 5 पत्रकारिता कोमा, नंबर 5 पत्रकारिता कोमा साहित्य, पत्रकारिता कोमा साहित्य और रचनात्मक संचार कला, और रचनात्मक संचार कला, और रचनात्मक संचार कला। 6 लिखो उद्गामी नेतृत्व, उद्गामी नेतृत्व, उद्गामी नेतृत्व। प्रथम प्राप्तकर्ता लिखो, प्रथम प्राप्तकर्ता विनोबा भावे, प्रथम प्राप्तकर्ता विनोबा भावे। ठीक है, कोष्टक में लिखना उद्गामी नेतृत्व। अब लिखो 2022, 2022। तो आपको बोला था बुक लाओ इससे पढ़ना सीखो, तो यहाँ इसमें पेज नंबर 44 पर 4 पे पुरस्कार लिखे, वहाँ पे लिखा 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022। तो इसका फैक्चुअल डेटा क्या होता मैंने लिखा दिया, और यहाँ लिखा 2022, तो इसको आप नोट कर लेना। ये किसकी, बाकी कल पढ़ेंगे अपन पुरस्कार। हाँ, चारों नाम लिखना है आपको। चलो चालू हो गई। कौन नहीं आया आज? तुम पीछे कैसे पहुंच गए आज? जगह अधिकृत हो गई तुम्हारी, जगह अधिकृत हो गई है तुम्हारी। देखो ये तो आपका हो गया था पूरा, है ना, कंपनी का शासन। अब हमारा क्या बचा है इसमें? 1947 का बचा है। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? कहाँ हुआ है? पूरा नहीं हुआ है। लागू तो करवा दिया। लागू लागू करवा दिया बस, बाकी कुछ नहीं हुआ है ना। 1935 का याद है पूरा? 1935 में क्या क्या हुआ था? हाँ नहीं, ऐसे मत पूछो सर, पूछो मत, लिखवा दो सर, है ना। पूछेंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा ना, क्योंकि हमें सिर्फ नोट्स बनाने से काम है। हाँ सर, टेस्ट तो दोगे सर। हाँ उसमें कुछ क्या भाई, तुम्हारा मित्र कहाँ है? बुखार चढ़ा है। क्यों? हर्षित कहाँ है? नहीं आया? क्यों? कॉलेज कॉलेज लेने गया है? तो प्रोजेक्ट देते हैं तो क्या करते हैं? जाहिर सी बात है, कोई प्रोजेक्ट दिया है तो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है ना। जैसे भूख लगती है तो हमारे यहाँ खाना खा लेते हैं, तुम्हारे यहाँ क्या होता है? खाना ही खाते हैं। वैसे प्रोजेक्ट दिया है तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है ना। दे रहे हो इस बार पीएससी? नहीं, दोनों ही नहीं दे रहे। 4 साल बाद बहुत टाइम है अभी, तो आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना है ना। जैसे ये लोग बढ़िया संडे को आराम से बर्बाद कर दिया, बर्बाद किए कि नहीं ना? अरे सर सफलतापूर्वक, कोई कमी नहीं रही, है ना। देखो 1935 का हमारा हो गया था, इसको जो है एक बार और अच्छे से पढ़ लेना, कुछ और समस्या आए तो उसमें जो पूछ लेना। देखो जैसे कि आपका 1947 का है, तो मैंने इसमें आपको जो है एक बात बताई थी कि यहाँ पर आप लोगों के लिए जो आपका ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, कब की बात कर रहा हूँ मैं? 20 फरवरी 1947 को
उन्होंने आपका जो है ये घोषणा की क्या हमारा आपके ऊपर जो शासन है भारतीयों के ऊपर, ये आपका कब तक रहेगा, कब तक रहेगा, 30 जून, है ना, 30 जून तक हम आपके ऊपर आपका शासन करेंगे और उसके बाद हम क्या चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे भाई, है ना। आप हमसे स्वतंत्र हो जाओ या फिर आपसे हम स्वतंत्र हो जाएंगे, बात बराबर है ना। आप लोगों को देखकर तो ऐसा लगता है कि अंग्रेज आप लोगों को देखकर भाग गए थे स्वतंत्र होकर, है ना। समझ में आ रहा है? हाँ क्यों, स्नेहा, है ना, ये जैसे ही स्नेहा का जन्म हुआ तो बोले थे नहीं नहीं स्नेहा आ गई है, अब यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, तो अंग्रेज स्वतंत्र होकर भाग गए इनसे। आप थोड़ी स्वतंत्र हुए अंग्रेजों से, अंग्रेज स्वतंत्र हुए आप लोगों से। कब कब घोषणा की ये बात उन्होंने, 20 फरवरी 1947 को, याद रहेगा, ये डेटा पूछा जाता है भाई। तो 20 फरवरी 1947 को किसने घोषणा की, क्वेश्चन आपके सामने ऐसे भी बन जाएगा कि क्लीमेंट इटली, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस समय के, उन्होंने ये बोला था कि 30 जून 1947 को हम क्या करेंगे, आपके ऊपर जो शासन कर रहे हैं उस शासन को हम ले लेंगे वापस। क्लियर है? उसके बाद एक और बात ये बोली थी कि भाई सत्ता किसके हाथों में सौंप दी जाएगी, लेकिन मुस्लिम लीग ने क्या किया था, इस चीज का विरोध। क्यों किया था? क्योंकि वो अपनी स्वयं की एक संविधान सभा या फिर स्वयं का अपना एक राज्य की मांग कर रहे थे शुरुआत से, जिसका नाम क्या था, पाकिस्तान। वो आज हमें इसमें देखना है। उसके बाद इसमें हमने एक और चीज देखी थी कि 3 जून 1947 को, जिसका आपका माउंटबेटन योजना भी बोलते हैं, इसी को आपका विभाजन योजना बोलते हैं, या इसी को आपका 3 जून की योजना भी बोलते हैं, है ना। क्योंकि आपका 3 जून को आई थी तो इसलिए आपका 3 जून बोलते हैं। लेकर आए थे माउंटबेटन, इस वजह से आपका माउंटबेटन योजना बोलते हैं। किसके संदर्भ में थी, तो आपका ये विभाजन के लिए थी, तो इस वजह से आपका जो है इसको क्या बोलते हैं, विभाजन की योजना के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? तीनों नाम एक ही है और ऐसा नहीं है कि आपका तीनों अलग अलग हो। तो आपका इन्होंने ये बोल दिया था कि भाई जो आपका संविधान है, आप संविधान दोनों का बनाओ अलग अलग रूप से। वह शर्त है उसमें क्या बोल दिया कि 1946 में जो संविधान सभा गठित हो रही है भारत के लिए, उसमें उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगी जहां पर इसको स्वीकार नहीं करेंगे। समझ में आया था ये पॉइंट, बताया था आपको, हाँ कि ना, है ना, कि जो संविधान सभा जो गठित हुई है वो संविधान सभा उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगी जो इसको स्वीकार नहीं करते। ये संविधान सभा उन क्षेत्रों में लागू होगी, इसके द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू होगा जो इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे या स्वीकार करेंगे। ये बात हमने देखी थी। दूसरी बात, यहीं पर आप लोगों ने जो है इसके विभिन्न प्रकार के नाम देखे थे, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए जो 3 जून की योजना आई थी, जिसको आपका विभाजन योजना या 3 जून की योजना या माउंटबेटन योजना बोलते हैं, मुस्लिम लीग ने क्या कर लिया था, इसको स्वीकार कर लिया था। क्यों स्वीकार कर लिया? क्योंकि जो डिमांड वो रख रहे थे, जो डिमांड वो रख रहे थे, उस डिमांड को यहाँ पर मान लिया गया था। और इस आपका जो तरीका है, तो इस वजह से आपके सामने जो निकल कर आया वो आपका आया 1947 का अधिनियम। यहाँ तक हमारा हो गया था। क्लियर है? यहाँ तक को समस्या। फिर उसके बाद देखो 1947 अधिनियम की विशेषताएं, 1947 के अधिनियम की विशेषताएं। विशेषताएं देखो क्या क्या विशेषताएं हैं, एक एक पॉइंट करके लिखते चलो और समझते चलते हैं। दूसरा वो नहीं है कि पेज ब्लैंक वाला, हाँ ब्लैंक पेज नहीं है, चलो ठीक है, इस पर देख लेते हैं। लिखो सबसे पहली विशेषता, इसके तहत मतलब 1947 के अधिनियम के तहत भारत और पाकिस्तान, इसके तहत भारत और पाकिस्तान, इसके तहत भारत और पाकिस्तान 2 अधिराज्य बना दिए। इसके तहत भारत और पाकिस्तान क्या बना दिए, 2 अधिराज्य बना दिए, 2 अधिराज्य बना दिए। और उनको ब्रिटिश सरकार ने सत्ता सौंप दी, और उनको ब्रिटिश सरकार ने सत्ता सौंप दी।
मैंने कल आपको एक बात क्या बताई थी, उन्होंने एक बात और बोली थी अंग्रेजों ने कि जब तक आपका संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता, जब तक आपका संविधान लागू नहीं हो जाता, तब तक हम क्या करेंगे, रहेंगे। बताई थी ये बात। एक और बात इन्होंने ये बात बोली थी कि जो आप अलग अलग राज्य बना रहे हो, तो अलग अलग राज्य के लिए आपका अपना, हमारी तरफ से क्या होगा, एक एक गवर्नर होगा। इन्होंने क्या बोली थी कि भाई आपका, चाहे हम भारत की बात करें चाहे हम पाकिस्तान की बात करें, इन दोनों के लिए क्या होंगे, एक एक गवर्नर भी इन्होंने बनाए थे, है ना। गवर्नर क्यों बनाए थे, क्यों बनाए थे भाई, क्या जरूरत थी गवर्नर बनाने की, तो शासन किसे शासन करेंगे? संभाल है ना। शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए जो उनका पुराने नियम है, जो उन्होंने आपका एक्ट समय समय पर पारित किए थे, जो कानून व्यवस्था है, उस कानून व्यवस्था को संचालित करने के लिए उनके प्रतिनिधि के रूप में आपका काम करता रहेगा। कब तक, जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हो जाता या जब तक नहीं बन जाता, तब तक ये आपका रहेंगे। लिखो ये वाला पॉइंट। दोनों अधिराज्यों में, दोनों अधिराज्यों में, दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, एक एक गवर्नर जनरल होंगे। दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। जिनकी नियुक्ति उनके मतलब भारत और पाकिस्तान के, उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। तो मंत्रिमंडल से जो पहले सलाह लेंगे उसके बाद गवर्नर नियुक्त करेंगे। हाँ, नहीं आया बात समझ में। जो मंत्रिमंडल रहेंगे ना वो चीजें बनाएंगे। जो संविधान सभा बन रही है, संविधान सभा में कुछ मंत्री भी होंगे कि नहीं होंगे, अभी हम पढ़ेंगे, आज का टॉपिक हमारा वही है। तो जो संविधान सभा का जो मंत्रिमंडल रहेगा, उस मंत्रिमंडल से क्या करेंगे, विचार विमर्श करेंगे कि हम इनको आपका गवर्नर बना रहे हैं। वो सिर्फ विचार विमर्श करेंगे, हालांकि वो पहले से ही फिक्स रहेगा कि इसको बना रहे हैं, पर लास्ट में ही तो बनते, क्योंकि आखिरी बार है। पहले तो अपना खुद का प्रतिनिधि बना देते, कोई इतनी समस्या आती नहीं थी। फिर क्या कर दिया कि हम क्या बनाएंगे, आपके मंत्रिमंडल से जो आपका है उससे हम क्या करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और आपको दे देंगे हम एक गवर्नर। वो आपके ऊपर क्या करेगा, है ना, शासन नहीं करेगा, वो आपका कंट्रोल करेगा। शासन तो बहुत कर लिया उन्होंने। लिखो, उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। उसके बाद अगला पॉइंट, संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में, संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना, संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना, जब तक संविधान सभाएं कार्य करना, जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी। नहीं कर लेती तब तक विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी। अगला, भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। अच्छा, इन्होंने एक और बात बोली थी कि हम सब इतनी व्यवस्था तो कर रहे हैं, लेकिन तब तक क्या, जब तक आपका संविधान नहीं बन जाता, उनकी शासन व्यवस्था संचालित होती रहेगी, तब तक कौन सा संविधान आपका लागू रहेगा भाई, है ना, पुराना वाला। पुराना कौन सा है, पुराना वाला कौन सा है, 1935 का, सिंपल सा लिख लो भाई। क्या है सुनिया, इतना नहीं पता, लिखो, जब तक संविधान बनकर तैयार नहीं होता, जब तक संविधान बनकर तैयार नहीं होता,
तब तक 1935 ईस्वी का अधिनियम लागू माना जाएगा। जब तक संविधान बनकर तैयार नहीं होता तब तक 1935 ईस्वी का अधिनियम लागू माना जाएगा। लागू माना जाएगा। अगला पॉइंट, देशी रियासतों पर, देशी रियासतें क्या थी? राजा रजवाड़ों के रूप में। हाँ, देशी रियासतों पर ब्रिटेन की, देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपारिता का, ब्रिटेन की सर्वोपारिता का अंत कर दिया गया। सर्वोपारिता का अंत कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत, पैराग्राफ चेंज ना सर, ये तो कुछ होता ही नहीं है, हम तो लिखेंगे रामायण कथा, है ना। इस अधिनियम के तहत भारत डोमिनियन को, भारत डोमिनियन को, डोमिनियन क्या होता है? उत्तराधिकारी। अच्छा, डोमिनियन मतलब उत्तराधिकारी। हाँ, क्या होता है डोमिनियन? हाँ, इधर बड़ा मुस्कुरा रहे, बताओ। है ना सर, हम तो ठीक है सर, वो तो आप बात पूछा मत करो फालतू में, खुद ही बता दिया कर, फालतू में इतना कष्ट हमें मत दिया कर। उत्तरादायी है सर। हाँ, भारत उत्तरादायी। अच्छा, सर आप बताइए। देखो डोमिनियन क्या होता है, आपको पता है जो भारत है, भारत की अपनी एक सीमा है, लिमिट आपका क्या है, सीमा है, एक रेखा है। जो पूरी जो रेखा है उसको बोलती है, जहाँ तक उसका जो क्षेत्र है, जो एरिया है, उसको बोलते हैं आपका उसका डोमिनियन। समझ में आया? जैसे कि आपका बात चल रही है कि वो जो भारत का जो डोमिनियन था, तो पहले इसको बोला जाता आपका अखंड भारत बोलते थे, है ना। आपका सब चीज़ों को मिला देते थे। आपका पाकिस्तान भी इसी में हुआ करता था, बांग्लादेश भी होता था, अफगानिस्तान वगैरह, ये अफगानिस्तान वगैरह तो बन गए थे हालांकि पहले ही। लेकिन यहाँ पर हम किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं? भारतीय संविधान के संदर्भ में। तो यहाँ पर जो आपका भारत का जो डोमिनियन था, तो भारत के डोमिनियन को क्या कर दिया? विभाजित कर दिया। क्यों कर दिया? क्यों कर दिया भाई? अलग मांग चल रही थी, अलग संविधान सभा चाहिए, अलग संविधान सभा चाहिए, मतलब अपना एक अलग राज्य चाहिए। तो कौन सा जो आपका भारत का डोमिनियन है जिसको आपका विभाजित करके पाकिस्तान बनाया, तो आपको वहां पर पता होना चाहिए सिंध वाला कुछ एरिया, कौन सा? सिंध का कुछ एरिया दिया गया था। बलूचिस्तान आपका जो है पाकिस्तान को दे दिया। ये कहाँ से बात चल रही है? ये पहले किसका हिस्सा थे? पहले भारत का हिस्सा थे। आपका सिंध है, बलूचिस्तान है, पश्चिमी पाकिस्तान, आपका पश्चिमी पंजाब है, ये सब कहाँ पर चले गए थे? ये जितने भी आपका एरिया है ये आपके चले गए थे पाकिस्तान में। इनसे मिलकर क्या बनता है? इनसे मिलकर क्या बनता है? पाकिस्तान, है ना। और दूसरा आपका जो उधर वाला है जिसको आपका बांग्लादेश बोलते हैं, पहले उसको पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे, है ना। उसको फिर बाद में युद्ध हुआ था 1971 का, उसको जीत लेने के बाद उसका नाम परिवर्तित किया गया था। पहले पाकिस्तान दो हिस्से थे, एक आपका जो बांग्लादेश वाला एरिया, जो वर्तमान का बांग्लादेश है, ये आपका जो बांग्लादेश वाला एरिया है, इसको पहले क्या बोलते थे? इसको बोलते थे आपका पूर्वी पाकिस्तान। क्यों बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान? क्योंकि पूर्व में था, है ना। हाँ, और इसको क्या बोलते थे? ये जो आपका मेन वाला कश्मीर के ऊपर है उसको क्या बोलते थे? पश्चिमी पाकिस्तान, है ना। पाकिस्तान सिर्फ, इसको आपका सिर्फ पाकिस्तान बोलते थे। और फिर ये आपका जो पूर्वी वाला था, क्योंकि ये आपका ये भी कौन सा था? मुस्लिम वाला, मुस्लिम बहुल था। तो यहाँ पर भी आपका क्या बन गया? उन्होंने आपका एक पाकिस्तान बना दिया, एक आपका पूर्वी पाकिस्तान बना दिया। फिर बाद में 1971 का युद्ध हुआ था, उसको क्या किया था? भारत ने जीत लिया। भारत चाहता तो उसको शामिल भी कर लेता, वो शामिल कर लेता तो बढ़िया होता कि नहीं होता? आज जो आप मैप बनाते हो उल्टा सीधा सा, वो मैप नहीं बनाना पड़ता, एक साथ बना देते हैं आप, है ना। फिर जो आपका चलता रहता है, असम और त्रिपुरा मिजोरम मेघालय जाने में इतनी समस्या आती हैं। नहीं किया, उन्होंने बोल दिया भारत ने, भाई आपकी इच्छा है, शामिल होना चाहते हो, नहीं होना चाहते। भारत इतना था कि भाई जाओ, है ना। देखो जैसे कि आप हो, है ना, आप लोगों ने PSC निकाला, प्री निकाला, मेंस निकाला, इंटरव्यू निकाला, फिर आप बोले नहीं नहीं साहब ज्वाइनिंग नहीं चाहिए हमें। हमने तो बस चेक किया था कि हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते,
कर सकते हो इतना? हाँ, बोले थे सारे ऐसी बातें मत करो, है पढ़ाई को रहे हम, है इंदौर में आए हैं पढ़ने के लिए और आप ऐसी बात कर रहे हो, प्री निकाल लो, मेंस निकाल लो, फिर ज्वाइनिंग मत लेना, है ना? तो ये आपका ये भारत ने किया कि नहीं किया? तो भारत से कुछ सीखो, करोगे कि नहीं? हाँ, गलती कर दी ना मैप बनाने में। चलो लिखो, क्या क्या लिखे? डोमिनियन मतलब पूरा भारत का जितना एरिया है ना? हाँ हाँ, बोल सकते हो सिंपल सी भाषा में, जिसका वो जो आपका एरिया है। अभी भी समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? देखो मान के चलो ये क्या आपका घर है, इधर सुनो, ये क्या आपका घर है। अब इस जो फिर घर आपका कहाँ पर होगा? ये गांव में होगा क्या? आपका घर अकेला होगा? वहां पर कोई नहीं होगा, दूर दूर तक आप अकेले हो, है ना? जैसे कि आप मूवीज वगैरह में और जो आपका वॉलपेपर वगैरह में देखते हो, बढ़िया एक बीच जंगल में घर होता है, चिड़ियाओं की चहचहाट की आवाज आती है। ऐसा घर चाहिए क्या? है जहाँ तो ना तो मोबाइल के नेटवर्क आते हैं, ना तो वहाँ सब्जी वाला आता है, ना कोई आपका फल बेचने वाला आता है। फिर कैसे रहोगे वहाँ पर? ना तो वहाँ पर टीवी चल पाएगी आपकी, ना इंटरनेट चलेगा, ना तो लैपटॉप काम करेगा, ना मोबाइल काम करेगा। तो वहाँ रह पाओगे? रह पाओगे क्या नहीं रह पाओगे? कोई नहीं रह पाएगा। क्यों नहीं? रह लेंगे। क्यों? हाँ, नेचर तो बहुत अच्छा है, बढ़िया नदी बह रही होगी, बढ़िया पक्षियों की चहचहाट हो रही होगी, बढ़िया ग्रीनरी हो रही होगी, है ना? बस ना तो सड़क होगी, ना नेटवर्क होगा, ना कुछ होगा। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसा चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना। तो देखो फिर क्या होगा, आपका ये घर होगा। घर कहाँ पर होगा आपका? एक गाँव में। अब इसको गाँव क्यों बोल रहे हैं? है ना? क्योंकि इसका एक एरिया बनाया, मन एरिया है ना इसका, तो उस एरिया को ही आपका जो आपका पूरा मिला दें किसके संदर्भ में? भारत के संदर्भ में। जहां जहां पर उसकी जो सीमाएं हैं, तो जो सीमा के अंदर का जो एरिया होगा उसको क्या बोलेंगे? भारत का डोमेनियन। समझ में आया कि नहीं? नहीं तो क्या जाना है वहां पर? नहीं जाना? लिखो क्या लिखे? इसके इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत और सिलहट जिला, ब्रैकेट में लिखना असम, सिलहट जिला असम को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। फिर उससे हमारा क्या बनता है? प्यारा सा भारत। ठीक है, पढ़ के देखो यहाँ तक। ये होता है आपका 1947 का अधिनियम। हाँ, क्या हो गया? कौन? पूछो ना तो। हाँ, पूछो क्या पूछना है? पूछो। मतलब सर 1947 को जब भारत बना तभी पाकिस्तान अलग हो गया था। हाँ, अगला टॉपिक हमारा भारतीय संविधान। अब स्टार्ट होगा आपका संविधान, है ना, जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे। आप लोगों की हेडिंग रहेगी कुछ इस तरीके से, है ना? इसी का इंतजार कर रहे थे ना आप लोग? नहीं सर, अभी तक इतिहास पढ़ रहे थे, ऐसा लग रहा था संविधान पर हम आए नहीं है।
अब समझो, डाल ली हेडिंग। आज पूरा समझ लो, फिर आपका लिखने वाला कार्यक्रम कल देख लेंगे। इसी को आपका बोला जाता है संविधान सभा, या फिर आपका इसी टॉपिक का नाम है संविधान का निर्माण। ध्यान से सुनना क्या है वो, क्या चल रहा है, एक एक पॉइंट को पूरे ध्यान से सुनते चलना, जिससे आपको कल लिखने में परेशानी नहीं होगी। देखो, पहली बात तो आप इतना समझ गए इतने दिनों की क्लास में कि भाई हमारे ऊपर आपका जो है बढ़िया शासन कर रहे थे अंग्रेज, उनको कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। जैसे ही आपका स्नेहा का जन्म होता है अंग्रेजों को दिक्कत होने लगी थी कि भाई इनके ऊपर आप शासन करना आसान नहीं है ना, यही हुआ है। तो मुद्दा ये आता है कि सबसे पहले जो भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान के अगर इतिहास की हम बात करें तो भारतीय संविधान की शुरुआत कहाँ से होती है ना। भारतीय संविधान की बोल रहे हैं हम, इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, अब संविधान पर आ गए हैं। अब मिक्स मत करना, अब ध्यान से सुनते चलना। आपको एक बात पता होना चाहिए सबसे पहले तो कि 1885 में, कब की बात कर रहा हूँ मैं, 1885 में आपका जो है स्थापना होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, हाँ कि ना, है ना। कांग्रेस की स्थापना होती है, और कांग्रेस की स्थापना के तत्पश्चात 1895 में, कब, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ये करते हैं आपका संविधान की मांग, यहाँ से शुरू होती है। समझ में आया कि नहीं। देखो ये सिर्फ मांगें चल रही थी, है ना, वही आपका जो है बाल गंगाधर तिलक ने आपका मांगें रखी, और आपका 1885 था तो आपका जो है मांग कुछ मानी नहीं गई थी। फिर समय समय पर और भी चीजें चलती रही थी, ऐसा नहीं कि आपका चलता रहा। उसी दरमियान आपका बात आती है 1895 का, डायरेक्ट आते हैं हम 1922 में। महात्मा गांधी ने एक बात बोली थी उस समय 1922 में कि जो भारत का जो संविधान होगा भारतीयों के अनुसार होना चाहिए। समझ में आया कि भारतीय जो संविधान होगा वो भारतीयों के अनुसार होना चाहिए। ये कब बात की थी उन्होंने, 1922 में, 1922 में। तो ये बस उन्होंने बोल के छोड़ दिया, और कुछ हुआ नहीं था इस पर। फिर उसके बाद आपका एक रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट का नाम था आप लोगों के सामने 1928 में। हमने कौन कौन से ईयर देखे हैं, 2 ईयर देखे हैं, तीसरा ईयर हमारा 1928 है। और 1928 में एक रिपोर्ट आती है जिस रिपोर्ट को बोलते हैं आप नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट को लाने वाले व्यक्ति आपको पता होना चाहिए, वो थे हमारे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, है ना। इन्होंने आपका संविधान की मांग रखी थी, लेकिन सिर्फ मांग रख के ये भी, जिस तरीके से आपका जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने आपका कुछ बोला था, महात्मा गांधी आए वो भी कुछ बोल के चले गए, नेहरू रिपोर्ट आई वो भी आपका कुछ बोल के चले गए, लेकिन आपका ये बोल के जा रहे थे, लेकिन औपचारिक रूप से कुछ गठन हो ही नहीं रहा था। ये सिर्फ आपकी मांगें रख रहे थे, और इसमें आपका कुछ भी परिवर्तन देखने को नहीं हो रहा था। परिवर्तन देखने को मिला सर्वप्रथम औपचारिक रूप से, ध्यान रखना है, वो मिला आपका 1934 में।